जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल-चाल है आपके जी? उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। जल्दी से बाकी लोग भी ऑनलाइन हो जाएँ ऑनलाइन तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बाकी बताएँ जी, कल वाला काम किया आप लोगों ने, उसमें कोई इश्यू है तो आप लोग बता दो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं जी? मलिक इमरान साहब? कल वाले काम में कोई इश्यू है तो बताएँ वरना आज का जो टॉपिक है वो मोर कॉन्सेप्चुअल है कल की निस्बत। कितने लोगों ने कल वाली जो काम हमने किया उसको देखा है? मलिक इमरान साहब, बासित साहब, ज़ाहिद महमूद साहब आप बताएँ जी, जो लोग ऑनलाइन है बाकी। आप लोगों के ज़िम्मे एक ग्रैंड असाइनमेंट आने वाली है। आप लोगों ने पोर्टफ़ोलियो वेबसाइट बनानी है अपनी बूटस्ट्रैप को यूज़ करके। तो बूटस्ट्रैप, एचटीएमएल, सीएसएस ये सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके। वेरी गुड जी, ज़ाहिद महमूद, मलिक इमरान। और सुनाइए जी कि क्या चल रहा है आपके एंड पे और रमज़ान तो एंड है बिल्कुल। गर्मी तो नहीं है आपके इलाके में, जो जहाँ से है? यार ये ट्रांसपोर्ट का क्या सीन है? जो लोग रावलपिंडी से हैं, ज़रा बताएँ। ट्रांसपोर्ट चल रही है कि नहीं बसेज़ वगैरह? ठीक है जी, ज़बरदस्त। प्रैक्टिस करते रहें, बस काम-शाम करते रहें। आज जो हमारा टॉपिक है फ्लेक्स बॉक्स, वो उसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स का इश्यूज़ है जो सॉल्यूशन है। जो आपके अलाइनमेंट के इश्यूज़ आते हैं, उन तमाम प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन इस कॉन्सेप्ट के अंदर मिलेगा। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है और उसके साथ-साथ हमने 12 ग्रिड सिस्टम भी देखना है बूटस्ट्रैप का। तो 2-3 मिनट और वेट करते हैं, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, 1-2 रोज़ से गर्मी है। अच्छा जी, स्टार्ट हुई है कि नहीं ट्रैफ़िक, बसेज़ वगैरह? ये जस्ट वैसे के वैसे ही है पहले। अच्छा, चलें जी, स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। और सुनाइए जी कोई नई-ताज़ी, क्या चल रहा है आपके एंड पे? काम तो आप इश्यू तो आपको है नहीं कोई काम में, बाकी आप बताएँ जी। ठीक, अच्छा ट्रेन जो अवेलेबल है यार ये अगर किसी ने जाना हो फॉर एग्ज़ाम्पल तो ऑनलाइन टिकट लेने की बजाय वहाँ अगर स्टेशन से में चांसेस हैं कि टिकट मिल जाएगी, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन हो तो? अच्छा, आज दोबारा मुज़ाकरात होंगे। चलें, ठीक हो गया जी। बच्चे बहुत लेट आते हैं यार, अभी 10 मिनट होने वाले हैं और
अभी तक सिर्फ 16 लोग ऑनलाइन है। आप लोग अटेंडेंस लगा लो, अटेंडेंस लगा लो, उसके बाद फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। बाकी बातें जो है वो साथ में चलती रहेंगी। अटेंडेंस लगा के आप लोग यहाँ पर मेंशन भी कर दो कमेंट बॉक्स में। आज के जो टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त है वैसे। यार मैंने जाना लाहौर, इसलिए मैं वो पूछ रहा हूँ। अच्छा, ऑनलाइन बाई करनी पड़ेगी, ठीक हो गया, चलो लेट्स सी। नहीं, दोबारा लिंक ऐड नहीं करना। अगर आपने लिंक ऐड कर दिया है फाइवर का तो ठीक, अ, वरना हर रोज़ नहीं करना। जिन लोगों ने फाइवर की प्रोफाइल का लिंक ऐड नहीं किया, ये उन लोगों के लिए। अच्छा, बसेस अवेलेबल हैं ये, चलिए मैं आपसे बाद में बात करूँगा आमिर शहजाद, ठीक है। हाँ, अगर बसेस अवेलेबल हैं फिर तो ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे ख्याल में स्ट्राइक पे हैं वाकई। चलिए जी स्टार्ट करें लेक्चर जी। बाकी मेरे ख्याल में हाँ जितने ही लोग हैं 14 लोग, लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, बाकी बच्चे साथ में आते रहेंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है जी बूटस्ट्रैप का 12 ग्रिड सिस्टम प्लस फ्लेक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट। फ्लेक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट है जी सीएसएस के अंदर, और 12 ग्रिड सिस्टम जो है वो कॉन्सेप्ट है बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप आपको पता है एक लाइब्रेरी है। तो दो हमने चीज़ें देखनी है, फ्लेक्स बॉक्स और बूटस्ट्रैप का 12 ग्रिड सिस्टम। इसमें जो फ्लेक्स बॉक्स है इसमें आपके जो अलाइनमेंट के इश्यूज़ हैं उनका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपने किसी भी एलिमेंट को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आपने अलाइन करना होगा स्टार्ट, एंड या सेंटर में, तो आप फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू किसी भी एलिमेंट को अलाइन कर लोगे। और जो 12 ग्रिड सिस्टम है उसके थ्रू आप रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस बना सकते हो। ठीक है, आप मल्टीपल स्क्रीन्स को टारगेट कर सकते हो, अपना वेब पेज रिस्पॉन्सिव बना सकते हो अक्रॉस द डिवाइसेस। ठीक है, जो कि हमने रिस्पॉन्सिवनेस का कॉन्सेप्ट देखा था कल के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं जी फिर। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू अमित सिद्धार्थ। लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, देन हम देखते हैं इसको जी। अच्छा जी, ब्रैकेट ओपन कर लूँ मैं, उसके बाद हम पहले देख लेंगे, पहले हम देखेंगे जी फ्लेक्स बॉक्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे नहीं, पहले हम उसको देखते हैं 12 ग्रिड सिस्टम को, उसके बाद हम देख लेंगे फ्लेक्स बॉक्स को। तो मैं यहाँ से फुल HTML स्केलेटन ये वो जो बेसिक कोड है वो मैं लिख लूँ, उसके बाद यहाँ पर बूटस्ट्रैप की इंटीग्रेशन भी कर लें, और लिंक के थ्रू ही करेंगे। और मेरे वर्क प्लेस के अंदर फोल्डर मौजूद है बूटस्ट्रैप का, तो CSS और बूटस्ट्रैप डॉट CSS की फाइल में इंटीग्रेट कर दूंगा। बूटस्ट्रैप की इंटीग्रेशन डन हो चुकी है। ये लाइन ऑफ कोड मैं वैसे ही ख़त्म कर दूंगा स्क्रिप्ट की, चूँकि जावास्क्रिप्ट की कोड लिखने के लिए ये टैग यूज़ होता है। और मैं कंट्रोल A करके इसको ब्यूटीफाई भी कर लूँ। और अब मैं यहाँ पर जो कल हमने देखा कि सबसे पेरेंट डिव के अंदर सारा वेब पेज होगा, उसको आप क्लास दे दोगे कंटेनर की या कंटेनर फ्लूइड की। मैं कंटेनर की ही क्लास देता हूँ,
और हमने इसके बाद देखा था कि उसका डायरेक्ट चाइल्ड जो होगा वो होगा रो की, ठीक है। तो हमें एक और डिव बनाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली थी कि अगर मैंने हेडर क्रिएट करना है, ठीक है, हेडर, तो वो उसके लिए मैं एक रो क्रिएट करूँगा, ठीक है। जो वेब पेजेस होते हैं वो रो वाइज ही डिज़ाइन किए जाते हैं, या यूँ समझ लो कि उसको कन्वर्ट किया जाता है पीएचडी से एचटीएमएल के अंदर। तो ये किसी एक रो के अंदर आप हेडर बनाओगे, सबसे टॉप वाला सेक्शन, उसके बाद देन फर्दर आप मूव करोगे। हमने ये कल चीज़ डिस्कस की थी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा आज के लेक्चर में, इसकी एग्जांपल के लिए मैं बटन यूज़ करूँगा। ठीक है, एक रो के अंदर मैं सिर्फ बटन को प्लेस करके आपको 12 ग्रिड सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो दूंगा। ऑब्वियसली आप एक रो के अंदर, आप फॉर एग्जांपल अगर आप हेडर की बात कर रहे हो तो हेडर में आपका वो अ, आपका आएगा, हेडर के अंदर वो लोगो आएगा, नेविगेशन मेन्यूज आएंगे, सर्च बार आ सकती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आएगा। तो लेकिन मैं आज के लेक्चर में क्या करूँगा, आपको समझाने के लिए 12 ग्रिड सिस्टम यहाँ पर बटन्स को क्रिएट करूँगा। बटन होम, फॉर एग्जांपल अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये मैं 3 बटन बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ब्यूटीफाई कर लूँ, इंडेंटेशन। अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें 3 बटन्स होंगे एक रो के अंदर, ठीक है। और ये रो है, आपको वो अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर रो का चेंज कर देता हूँ, उसका मैं कलर चेंज नहीं करूँगा। जो कंटेनर की क्लास है, यहाँ पर कलर चेंज करने के लिए इनलाइन सीएसएस में लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, मैं रख देता हूँ इसको ग्रीन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ग्रीन रो है, उसमें जो बटन्स हैं, ये जो 3 बटन्स हैं एक रो के अंदर आपको नज़र तो आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो 3 बटन्स हैं वो आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्क्रीन साइज कम करो या ज़्यादा करो, आप देख रहे हो कि इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ये बड़ा ज़रूरी होता है। जब भी कोई आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हो ना, तो सबसे पहले ये चीज़ ज़हन में रखो कि हम इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है, हमें इसके थ्रू किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा? ये बेहतरीन तरीका है किसी भी चीज़ को सीखने का। कोई भी नई चीज़ सीख रहे हो, किसी भी डोमेन से रेलेवेंट हो, तो आप सबसे पहले ये देखो कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर मिलेगा एट द एंड, ठीक है? तो हम 12 ग्रिड सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, कि स्क्रीन साइज़ अगर चेंज हो, ठीक है? तो जो कंटेंट है वो ऑटोमैटिकली एडजस्ट हो। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्क्रीन साइज़ कम हो या ज़्यादा हो, रो जो है वो तो खुद को एडजस्ट कर रही है, लेकिन ये जो उसके अंदर बटन्स हैं, ये एज़ इट इज़ ही हैं, इनका बिहेवियर बिल्कुल स्टैटिक है, ठीक है? ये स्क्रीन साइज़ कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है? आपको इसकी इनकी जो विड्थ है, ये एज़ इट इज़ ही नज़र आ रही है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए। कम स्क्रीन के ऊपर इनको एडजस्ट करना चाहिए, और स्क्रीन साइज़ अगर ज़्यादा होगा, लार्ज होगा, तो ये इनको एक्सपैंड भी करना चाहिए। तो इससे हमें एक चीज़ पता चली कि आपने जी जो पेरेंट क्लास है, जो पेरेंट डिव है, वो हमारी इस वक़्त रिस्पॉन्सिव है। उसके अंदर जो पहली रो है वो भी रिस्पॉन्सिव है, लेकिन उस रो के अंदर जो कंटेंट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इससे हम ये सपोज़ करेंगे, इससे हमें ये पता चला कि हमें, अगर हम सिर्फ़ रो की क्लास को या इस डिव को रिस्पॉन्सिव बना देंगे, तो इट डज़न्ट मीन कि इस रो के अंदर जो कंटेंट होगा वो ऑटोमैटिकली रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो फिर हम क्या करते कि जो सबसे पेरेंट डिव है, उसको हमने वैसे कंटेनर की क्लास दे दी है। तो कंटेनर की क्लास देने का मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीन साइज़ेज़ ये ऑटोमैटिकली आपको खुद को एडजस्ट करेगी। तो इसका तो मतलब ये होना चाहिए फिर कभी पूरा वेब पेज हमारा ऑटोमैटिकली वो रिस्पॉन्सिव हो जाना चाहिए सिर्फ़ एक क्लास लिखने से, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? आपको टॉप टू बॉटम हर चीज़ को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है, ठीक है? ये एक कंटेनर है, इसकी जो पहली रो है, इसको भी रिस्पॉन्सिव बनाना है। इस रो के अंदर जो कुछ भी आइटम्स हैं, ठीक है? जो कंटेंट है, हमें उन्हें भी रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 12 ग्रिड सिस्टम को।
अब अभी हमारे पास एक रो के अंदर 3 बटन्स हैं, ठीक है? 3 बटन्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं कि स्क्रीन की जो विड्थ है, जितनी भी है, स्मॉल है, लार्ज है या एक्स्ट्रा लार्ज है, तो स्क्रीन साइज़ जो भी है, ये जो 3 बटन्स हैं, इनको इक्वल विड्थ मिल रही है, इक्वल विड्थ, ठीक है? ये प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ चुका है ना भई? कमेंट बॉक्स में बताएँ ज़रा कि स्क्रीन साइज़ जो मर्ज़ी चेंज हो रहा है, जिस स्क्रीन साइज़ पे मर्ज़ी आप इसको शिफ्ट कर लो, बटन्स को विड्थ जो है वो स्टैटिक ही मिल रही है, जो उनकी बाय डिफ़ॉल्ट एक विड्थ है, ठीक है? तो अब ये विड्थ जो है वो किस तरह स्क्रीन के लिहाज़ से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? स्क्रीन साइज़ अगर ज़्यादा हो फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीन साइज़ ज़्यादा हो, तो इन बटन्स को विड्थ भी ज़्यादा मिले, स्क्रीन साइज़ अगर कम हो, तो इनको विड्थ भी कम मिले। ये कैसे पॉसिबल होगा? स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंगली बटन जो हैं वो उनका विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा 12 ग्रिड सिस्टम के थ्रू। एक ऐसा फ़ॉर्मूला हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ऐसा फ़ॉर्मूला, ठीक है? जिसमें स्क्रीन साइज़ जो मर्ज़ी होगा, ठीक है? उस फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये बटन इन बटन्स को विड्थ मिलेगी ऑटोमेटिकली। एक ऐसा कॉमन फ़ॉर्मूला, वो फ़ॉर्मूला किसी एक स्क्रीन साइज़ के लिए नहीं होगा, वो फ़ॉर्मूला अक्रॉस द स्क्रीन साइज़ेज़ आपका इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है? वो फ़ॉर्मूला क्या है भई? वो कैसे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ना यहाँ पर विड्थ सॉरी स्टाइल अगर आप ये काम करते हो ना, बटन को आप जी विड्थ दे दो 200 पिक्सेल, ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये नोट करिएगा, ठीक है? कभी भी आप ऐसा काम नहीं करोगे, ठीक है? इसको आप कहोगे हार्ड कोडेड वैल्यू। प्रोग्रामिंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर एक टर्म यूज़ होती है हार्ड कोडेड वैल्यू, ठीक है? जब भी मैं बात करूँगा, जब भी मैं नाम लूँगा हार्ड कोडेड वैल्यू, इसका मतलब ये होगा फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। कभी भी आप एचटीएमएल के किसी भी एलिमेंट को, चाहे वो बटन हो, चाहे इमेज हो, चाहे आपका वो नेविगेशन बार हो, चाहे वो आपका कार्ड हो, चाहे वो स्लाइडर हो, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी कंपोनेंट हो, उसको आप फिक्स्ड विड्थ और हाइट नहीं दोगे। ये बात नोट कर लें। कभी भी आप किसी भी एलिमेंट ये रिकमेंडेड वे नहीं है कि आप एक बटन की विड्थ जो है वो फिक्स्ड कर दो। फिक्स्ड करेंगे तो इश्यू क्या आएगा कि स्क्रीन साइज़ जो मर्ज़ी होगा, इस बटन को 200 पिक्सेल ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है? तो ये तो हमने काम करना नहीं है कि फिक्स्ड वैल्यू विड्थ फिक्स्ड विड्थ या फिक्स्ड हाइट तो हमने देनी नहीं है, ठीक है? तो इसको अगर मैं फिक्स्ड वैल्यू दूँगा तो मैं कहूँगा कि मैंने इस बटन को इस बटन की विड्थ जो है वो हार्ड कोडेड रखी हुई है। हार्ड कोडेड वैल्यू का मतलब कि कोई ना कोई एक फिक्स्ड वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर नंबर, ठीक है? तो हार्ड कोडेड वैल्यू या हार्ड कोडेड नंबर का ये मतलब है, ठीक है? तो आप कभी भी हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं दोगे विड्थ के सिनेरियो में और हाइट में, ठीक है? कभी भी किसी भी एलिमेंट को आप हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं दोगे, ठीक है? तो फिर वो कैसा फ़ॉर्मूला होगा, ठीक है? वो फ़ॉर्मूला ये है कि भई सॉरी मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है? बस वो बटन नॉर्मल पोज़ीशन के अंदर मौजूद है। 12 ग्रिड सिस्टम क्या करता है कि 12 ग्रिड सिस्टम ये करता है कि एक रो को अब ये समझिएगा कि 12 ग्रिड सिस्टम किस तरह इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें इसके अंदर मिलता है, ठीक है? इस प्रॉब्लम को किस तरह रिज़ॉल्व करता है। 12 ग्रिड सिस्टम एक ऐसे फ़ॉर्मूला के ऊपर काम करता है कि जिसमें एक रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? या यूँ समझ लें कि एक रो को वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है? जब आपने ये क्लास लिख दी ना कि रो, डिव क्लास रो, ठीक है? ये क्लास लिखने के बाद क्या होगा कि आपकी जो रो है वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है? अब जस्ट इमेजिन कर लो, इमेजिन यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है? आप इमेजिन कर लो कि ये जो रो है ना, ये रो बैकएंड पे, ठीक है, बिहाइंड द सीन ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। एक पार्ट ये होगा, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ इसी तरह इक्वल पार्ट्स में, ठीक है? इस स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंगली जिसमें अभी मेरा ये जो वेब पेज है वो नज़र आ रहा है, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्ट इतना उसका साइज़ होता है, इतनी बिट 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह करते-कराते 12,
ठीक है? तो जो एक सिंगल जो पार्ट होगा उसकी विड्थ फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी होगी। मुझे अब आपसे ये क्वेश्चन करना है, आपसे क्वेश्चन करना है, ठीक है? कि इस स्क्रीन साइज़ में अभी जो करंटली स्क्रीन का साइज़ है, इसकी जो विड्थ जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मीडियम में फॉल कर रही है या लार्ज पे कर रही है। तो एक आइटम का जो विड्थ है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इतनी ही विड्थ के 12 आइटम्स जो हैं वो मिलके ये पूरी रो बना रहे हैं। ठीक है? मैंने बात कही कि एक रो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये इस बात से आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं स्क्रीन साइज़ ये लार्ज से जाता है एक्स्ट्रा लार्ज में, अब ये एक्स्ट्रा लार्ज में है। अब भी ये स्क्रीन साइज़ जो भी है, ठीक है? अब भी रो को इक्वल 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि वो जो सिंगल आइटम होगा, सिंगल पार्ट होगा, उसकी विड्थ ये जो पहले ये साइज़ था, यहाँ पर जो सिंगल आइटम की, सिंगल पार्ट की जो विड्थ होगी, ये ज़्यादा होगी या एक्स्ट्रा लार्ज के केस में ज़्यादा होगी? क्वेश्चन आपसे बताएँगे आंसर इसका। कि अभी भी ये जो रो है ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। लेकिन जो एक सिंगल पार्ट की विड्थ होगी, क्या वो इस सिनेरियो में एक्स्ट्रा लार्ज के सिनेरियो में सिंगल पार्ट की विड्थ ज़्यादा होगी या ये लार्ज के केस में या मीडियम इसी तरह स्मॉल, ठीक है? फ़ॉर्मूला तो ये है ना कि 12 इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना है। तो जब स्क्रीन साइज़ होगा एक्स्ट्रा लार्ज तो वो जो एक पार्ट होगा उसकी विड्थ ऑब्वियसली क्या होगी, आपको पता होना चाहिए कि वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर स्क्रीन साइज़ कम होगा तो अभी भी 12 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होना है। लेकिन वो जो 12 पार्ट्स होंगे वो छोटे-छोटे से होंगे। अब अगर मैं स्क्रीन साइज़ और कम करता हूँ तो अभी भी रो ने 12 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होना है, लेकिन अब जो एक आइटम का जो विड्थ होगी वो उससे भी कम होगी और इसी तरह और कम, ठीक है? तो अगर ये फ़ॉर्मूला हम रखें कि 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो फिर क्या होगा कि स्क्रीन साइज़ कम होगा तो वो उस सिंगल पार्ट की विड्थ कम होगी। स्क्रीन साइज़ ज़्यादा होगा तो उस सिंगल पार्ट की जो विड्थ है वो ज़्यादा होगी, ठीक है? हाँ जी, एक्स्ट्रा लार्ज के केस में ज़्यादा होगी, बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, ठीक है? बाकी लोग भी यार आंसर लाज़मी दिया करो, मैं बार-बार आपसे कहता हूँ कि जो लोग ऑनलाइन हैं, जो सुन रहे हैं, तो पार्टिसिपेशन लाज़मी होनी चाहिए। क्लास पार्टिसिपेशन होगी तो सीखने में भी मज़ा आएगा और मुझे सिखाने में भी। अच्छा, तो यही फ़ॉर्मूला वही इम्प्लीमेंट होता है, यही हम फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है? किसी एक रो को डेवलप करते वक़्त, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैं अपर की बात करूँ, ठीक है? तो अपर के सिनेरियो में ये अगर इसका मैंने कोई एक ये हेडर वो रेडी करना है, हेडर को बनाना है, डिज़ाइन करना है, तो इसमें अब ये जो आपका इस हेडर में एक ये लोगो है, ये सर्च बार है, ये मेन्यूज़ हैं और ये एक्शन बटन है, ठीक है? ये 4 चीज़ें हैं। स्क्रीन साइज़ कम है तो ऑब्वियसली ये इस स्क्रीन साइज़ पे आप देख रहे हैं कि इस लोगो को कितना विड्थ मिल रहा है, इस सर्च बार को कितनी विड्थ मिल रही है, आपके सामने है। ठीक है? अगर मैं स्क्रीन साइज़ कम करता हूँ, आप ये देख लें ये तो स्क्रीन साइज़ कम ज़्यादा करने से, ठीक है, ये जो आइटम्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं इनसाइड द रो, ठीक है, इनकी विड्थ भी कम ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? तो ये काम कैसे होगा? ये काम होगा जी कि जब आप इस 12 ग्रिड सिस्टम के थ्रू इस रो को डेवलप करोगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लें जी, ये आपका वो वेब पेज है। अगर मैं इसको ठीक है, अगर मैं स्क्रीन साइज़ कम करूँगा, तो यहाँ पर इस सिनेरियो में ये हो नहीं रहा। यहाँ पर कोई और इसको ओपन करके देखते हैं जी यहाँ से। फाइवर की ये जो वेबसाइट है, इसको ओपन करते हैं। इसकी वेबसाइट को हमने कल देखा था।
अब इस सर्च बार को ऑब्ज़र्व कीजिएगा, इस सर्च बार को ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि स्क्रीन साइज़ ज़्यादा होगा तो इसकी जो विड्थ है वो आपकी वो चेंज हो रही है, ठीक है? स्क्रीन साइज़ कम होगा तो उसकी को उसी के अकॉर्डिंगली इसकी जो स्क्रीन साइज़ है वो भी विड्थ इसकी जो सर्च बार की विड्थ है वो भी कम हो रही है। वो किस तरह कम हो रही है? वो एक फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हो रही है, फ़ॉर्मूला के थ्रू हो रही है कि जब आपके स्क्रीन साइज़ होगा न लार्ज तो उस सिनेरियो में सर्च बार जो है ना वो आपकी लार्ज है, अगर मीडियम साइज़ होगा तो उस सिनेरियो में आपका जो स्क्रीन साइज़ है वो भी आपका मीडियम है, ठीक है? तो एक रो के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो अक्रॉस द स्क्रीन साइज़ेज़ कम और ज़्यादा हो रहे हैं। एक रो में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे अक्रॉस द स्क्रीन साइज़ेज़ वो कम या ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है? वो कम और ज़्यादा किस तरह होंगे? वो कम और ज़्यादा होंगे भई अ, ये इस पर ग्रिड सिस्टम के थ्रू। अब वो वर्क किस तरह करता है? ठीक है? मैं आपको वो बता दूँ, ठीक है? अब यहाँ पर इस रो के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बटन्स हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं ये 3 बटन है, ठीक है? 3 बटन हैं, इन बटन्स को मैं क्लासेस दूँगा कि भई ये इस रो में ये जो 3 आइटम्स हैं, अभी तो मेरे सिनेरियो में बटन्स हैं। आपके सिनेरियो में ऑब्वियसली अगर हेडर बना रहे होंगे तो पहला आपका वो लोगो होगा, दूसरा सर्च बार होगा, तीसरा आपका वो नेविगेशन मेन्यूज़ होंगे। तो उस सिनेरियो में भी बिल्कुल सेम इसी तरह वर्क करेंगे। आप कहते हो कि भई इस रो में ये जो पहला आइटम है ना, इसको मैं 12 में से जो 12 पार्ट्स हैं उनमें से इन इसको मैं देता हूँ 3 पार्ट्स, ठीक है? कॉलम 3, ठीक है? अब ये कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है? एक रो चूँकि 12 कॉलम्स में डिवाइड होगी, तो उन 12 कॉलम्स में से इस रो के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाइल्ड्स होंगे, उनमें वो 12 कॉलम्स मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। अब ये जो मैंने बात की है ना, इसके अंदर वो सारा कॉन्सेप्ट मौजूद है कि 12 ग्रिड सिस्टम क्या करता है? 12 ग्रिड सिस्टम ये करता है कि एक रो के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? एक रो के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो रो क्या करती है कि 12 कॉलम्स को अपने उन चाइल्ड एलिमेंट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है? एक रो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हेडर को रिप्रेज़ेंट कर रही है, तो उस हेडर में अगर लोगो है, सर्च बार है या नेविगेशन मेन्यूज़ हैं, तो वो जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स पे वो जो 12 कॉलम्स हैं, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। अब मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, तो अगर ये एक रो होती, मुझे आपने बताना है, ये एक रो होती और इस रो को अगर हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो उन 12 में से ये जो लोगो है, इसको हम कितने पार्ट देंगे? ठीक है? उन 12 में से हमने इस सर्च बार को कितने पार्ट देने हैं? और उसमें से ये जो पूरे नेविगेशन मेन्यूज़ हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? इन 12 में से हर एक को उसका हिस्सा देना है, ठीक है? जितनी उसकी विड्थ होगी उसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है? अब ये लोगो है, लोगो आप यूँ समझ लें कि फुल स्क्रीन का 10% अगर ले रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10% ले रहा है, बल्कि 5% ले रहा होगा, ठीक है? तो अगर 5% ले रहा है, तो 100 में से 5% अगर लोगो ले रहा है, तो आपने इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, इसी रेशियो के अकॉर्डिंगली 12 में से इसको कॉलम्स देने हैं, ठीक है? तो इसको मैं 12 में से 1 कॉलम दे दूँगा, क्योंकि इसकी विड्थ कम है और 12 में से 3 कॉलम्स मैं इसको दे दूँगा, 4 कॉलम कह लो बल्कि, 4 कॉलम मैं इसको दे दूँगा, 1 कॉलम इसको दिया, 4 कॉलम इसको दे दिए, टोटल कितने हो गए? 1 और 4 5 बाकी रह गए 12 में से 7 तो 7 कॉलम्स मैं इसको दे दूँगा। 7 कॉलम इसको क्यों देना है मैंने? क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये डिज़ाइन के अंदर ये जो नेविगेशन मेन्यूज़ हैं, ये ज़्यादा विड्थ ले रहे हैं, ठीक है? तो एक रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको आपने जितने भी कॉलम्स दिए हैं, इसको 1 दिया है, इसको मैंने 5 दिए हैं और इसको मैंने 7 कॉलम्स दिए हैं। तो एक रो के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उनको जितने भी आप कॉलम्स देंगे, उन कॉलम्स को अगर सम अप करें ना, तो 12 बनना चाहिए, ना इससे कम, ना इससे ज़्यादा। ये कॉन्सेप्ट है 12 ग्रिड सिस्टम का, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझने के लिए ये जो अभी मैंने बात की है कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 लोग आप जाते हो किसी फूड कॉर्नर पे या पिज़्ज़ा हट कह लो या आप कह लो जी केएफसी के ऊपर आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो। आप 3 लोग हो, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया मीडियम साइज़ का, ठीक है? तो मुझे आप ये बताओ
कि आपने इक्वल की है कंट्रीब्यूशन, 3 बंदों ने इक्वल पैसे दिए, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया मीडियम साइज़ का। मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा आपके टेबल के सामने मौजूद है। आप मुझे ये बताओ कि आप वो जो पिज़्ज़ा है, वो किस फ़ॉर्मूला के थ्रू एक-दूसरे में आप वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि हर बंदे को इक्वल पिज़्ज़ा जो है ना वो मिले? वो फ़ॉर्मूला क्या होगा बताओ मुझे? अब इसको मैं समझाने के लिए ये एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। बताएँ जी, आप 3 लोग हो, मलिक इमरान साहब हैं और यहाँ पर बासित कियानी साहब हैं और ज़ाहिद महमूद साहब हैं। आप 3 लोग गए हो जी पिज़्ज़ा हट पे। आपने ऑर्डर किया है मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा, ठीक है? आपने इक्वल पैसे दिए हैं तो ऑब्वियसली पिज़्ज़ा भी आपको इक्वल ही मिलना चाहिए, ठीक है? तो किस फ़ॉर्मूला के थ्रू आप वो डिवीज़न करोगे कि इक्वल जो है ना वो पिज़्ज़ा हर बंदे के पास में आए? इक्वल स्लाइसेस के थ्रू, बिल्कुल ठीक, ज़ाहिर महमूद आपने बिल्कुल ठीक बात की, ठीक है? कि 3 बंदे हैं तो भई या तो आप उसके 3 स्लाइसेस करो, उस मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा की, ठीक है? 3 स्लाइसेस करो और 1 स्लाइस हर बंदे को दे दो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शर्त ये हो कि हर पिज़्ज़े को आपने 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ये अगली बात सुन लो, मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा हो, लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा हो या स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा हो, शर्त ये है कि आप 3 बंदे हो, मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा है, शर्त ये है कि आपने उस पिज़्ज़े की जो डिवीज़न करनी है, उसकी जो स्लाइसेस आपने बनानी है, वो 12 बनानी है। ये शर्त भी है। अब मुझे बताओ कि किस डिवीज़न के थ्रू आप करोगे? आप 4 स्लाइस फॉर ईच, ठीक है? हर बंदे के हिस्से में 4 स्लाइसेस आएँगी, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस है। अब इससे अगली और एग्ज़ाम्पल लो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यही फ़ॉर्मूला हम रखें कि भई 12 स्लाइसेस बनानी है, 3 की बजाय 4 बंदे हो जाएँ, ठीक है? 3 बंदे नहीं 4 लोग हैं, उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है मीडियम साइज़ का, ठीक है? तो मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा है, लोग 4 हैं, ठीक है? अब बंदे कम हों या ज़्यादा हों, फ़ॉर्मूला सेम है कि 12 स्लाइसेस बनानी ही बनानी है, पिज़्ज़े का साइज़ जो भी होगा, तो ऑब्वियसली हर एक इस हिस्से में कितनी आएगी? अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इक्वल, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, इक्वल होगी तो ऑब्वियसली फिर 3 स्लाइसेस आएँगी हर एक के हिस्से में, ठीक है? अब थोड़ा और एग्ज़ाम्पल इसको चेंज करते हैं, अगर 3 लोग हो, पिज़्ज़े का जो साइज़ है वो लार्ज है, ठीक है? 12 स्लाइसेस ही आपने बनानी है, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा फिर फ़ॉर्मूला वही होगा कि हर एक हिस्से में वो 4 ही आएँगी। अगर 3 लोग हैं, लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा है, 3 लोग हैं, तीनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन की है, तो पिज़्ज़ा चाहे स्मॉल आए, चाहे लार्ज आए, चाहे आपका एक्स्ट्रा लार्ज आए और उसकी 12 स्लाइसेस ही बनी अगर, तो हर एक के हिस्से में अगर 3 लोग हैं तो 4 स्लाइसेस आएँगी। हर एक के हिस्से में 4 स्लाइसेस। अगर स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा होगा तो हर एक के हिस्से में जो 4 स्लाइसेस आएँगी, हर स्लाइस का जो साइज़ होगा वो कम होगा ना। अगर स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा है, 3 लोग हैं, तीनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन की है, ठीक है? स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा है, तो उस स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़े को अगर 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक जो पार्ट होगा, एक जो स्लाइस होगी वो तो कम होगी ना, छोटी-सी होगी। अगर 3 ही लोग हों, तीनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन की है और स पिज़्ज़े का साइज़ जो है वो आपने अगर स मीडियम रख दिया है, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा होगा तो 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो स्मॉल की निस्बत मीडियम साइज़ का जो एक स्लाइस होगी उसका साइज़ ज़्यादा होगा। इसी तरह 3 लोग हैं, इक्वल कंट्रीब्यूशन है, 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, पिज़्ज़े का साइज़ है लार्ज, तो एक जो स्लाइस है उसका साइज़ वो ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है? ये बिल्कुल यही आप बात इम्प्लीमेंट करो स्क्रीन साइज़ के ऊपर। ठीक है? तो स्क्रीन साइज़ कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है? जब 12 ग्रिड सिस्टम आप इस फ़ॉर्मूला के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो भई हर एक को उसका हिस्सा मिलेगा, ठीक है? हाँ, स्क्रीन साइज़ कम होगा, तो उसको उसका हिस्सा कम मिलेगा, वो चीज़ छोटी दिखेगी, ठीक है? कॉलम्स जो 3 कॉलम्स मिल के अगर 3 आइटम्स हैं, तो स्मॉल साइज़ का अगर स्क्रीन है, तो वो जो 3 कॉलम्स मिलेंगे आपस में, जो टोटल विड्थ बनेगी वो कम होगी। अगर मीडियम साइज़ की स्क्रीन है, ठीक है? तो वो 4 कॉलम्स मिलके जो बनाएँगे विड्थ वो स्मॉल की निस्बत ज़्यादा होगी। अगर वो स्क्रीन साइज़ अगर आपका लार्ज हो जाएगा तो स्मॉल और मीडियम की निस्बत जो स्क्रीन साइज़ होगा लार्ज उसपे वो आपका जो एक आइटम है वो बड़ा दिखेगा, ठीक है? और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह हो, अब अगली एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लोग हो, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी डिफरेंट है। एक बंद पिज़्ज़ा आता है जी 1000 का फॉर एग्ज़ाम्पल, पिज़्ज़ा मीडियम साइज़ का आता है 1000 का, एक बंदा देता है 200, एक बंदा देता है 600,
या 500 कह लो, और जो तीसरा बंदा देता है वो 300 देता है, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी, कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है तो ऑब्वियसली उसको जो उसका हिस्सा मिलेगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन की बेस में मिलेगा, कम पिज़्ज़ा मिलेगा। तो ऐसे तो नहीं ना हो सकता एक बंदे ने कम पैसे दिए उसको पिज़्ज़ा ज़्यादा मिल जाए, ऐसा होता है कोई भी? फिर क्या होगा? फिर अगर मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा होगा जिसने सबसे कम पैसे दिए होंगे, उसको 4 स्लाइसेस की बजाय उसको 1 या 2 स्लाइसेस मिलेंगी। ऐसे ही है ना? कम पैसे, ठीक इसी तरह अगर जिसने ज़्यादा दिए हैं, तो उसको पूरे पिज़्ज़े में से तो 12 में से उसको शायद 8 स्लाइसेस मिल जाएँ, 7 स्लाइसेस मिल जाएँ, 8 स्लाइसेस एक को, 3 स्लाइसेस एक को, 2 स्लाइसेस एक को, ठीक है? तो सम अप करेंगे तो 12 जो है वो पूरे होंगे। वो ऐसे तो नहीं ना कि 12 आपने स्लाइसेस किए हैं तो आप एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट भी करो इस फार्मूला के थ्रू कि वो एक स्लाइस बच भी जाए, बचनी तो नहीं है, वो तो पूरी आप तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपका 12 ग्रिड सिस्टम का भी, कि यहाँ पर अब पिज़्ज़ा क्या 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 आपने वैसे रोज़ा रोज़ा रखा हुआ है तो ये काम खराब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फाइबर ये जो लोगो है, इसको इसकी विड्थ कम है, इसकी कंट्रीब्यूशन कम है। इस पूरी रो में इसकी कंट्रीब्यूशन कम है, इसलिए इसको जो कॉलम्स मिलेंगे वो कम मिलेंगे। इस रो के अंदर इस पूरी रो में, ठीक है, ये जो सर्च बार है इसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसलिए इसको कॉलम्स भी ज़्यादा मिलेंगे। और ये जो आपके नेविगेशन मेन्यूज़ हैं ये सारे इस रो के अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसलिए इसको कॉलम्स भी सबसे ज़्यादा मिलेंगे। भाई ये कॉन्सेप्ट है जी 12 ग्रिड सिस्टम का, ठीक है। अभी मैंने जो एग्जांपल दी है यहाँ पर वो तो बटन्स की मैं थ्रू दूंगा आपको, लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक्चुअली काम कर रहे होंगे पहले यहाँ पर आप लोगो लगाओगे इमेज के टैग के थ्रू, फिर सर्च बार, फिर आप ये बनाओगे, ये नेविगेशन मेन्यूज बनाओगे, तो आपने हर एक को उसकी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली आपने कॉलम्स देने हैं, लेकिन शर्त ये है कि सबको सम अप करें तो आपके जो कॉलम्स हैं वो 12 बनने चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है। तो भाई अब इसको हम थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि ये होगा कैसे। अब मैंने क्या किया कि इस रो में ये जो पहला आइटम है इसको मैंने कॉलम दे दिए 3। अब ये जो COL है ना, ये COL-3 ये एक बिल्ट इन क्लास मौजूद है, ये बिल्ट इन क्लास का ये क्लास नेम है एक्चुअली, ठीक है। तो कॉलम 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारी क्लासेस नेम्स हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। दूसरी आइटम को मैं क्या करता हूँ जी कि कॉलम 4 दे देता हूँ। अब मुझे आपने बताना है, ठीक है, कि बाकी 3 कॉलम मैंने पहले बटन को दे दिए, 4 कॉलम्स मैंने दे दिए दूसरे बटन को, बाकी रह कितने गए जी? यहाँ पर मैं क्या करूँगा 12 पूरे करने हैं ऑब्वियसली, पिज़्ज़ा जो है ना वो तो ख़त्म होना चाहिए, वो सारी का सारा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो तीसरे बटन को मैं कितने कॉलम्स दूँगा ऑब्वियसली बाकी रह जाते हैं आपके 5, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो एक रो में 3 बटन्स मौजूद हैं, 3 आइटम्स मौजूद हैं, ठीक है? इनको मैंने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली जो टोटल विड्थ उसको मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टोटल विड्थ को इन 3 आइटम्स के ऊपर, ठीक है? तो अब क्या होगा, अब मैं जब स्क्रीन साइज़ कम या ज़्यादा करूँगा, अब वो बात रिपीट हो रही है। अगर अब मैं ये इस फ़ॉर्मूला के थ्रू मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दी। अब अगर स्क्रीन साइज़ हो कम या ज़्यादा हो, ठीक है? आपका पिज़्ज़ा मीडियम हो, लार्ज हो, स्मॉल हो, आपने फ़ॉर्मूला तो रख दिया ना कि भई 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इतने बंदे को इतनी स्लाइसेस मिलेंगी। ये जो एक जनरल फ़ॉर्मूला है ना, ये तो पिज़्ज़े के साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि भई चूँकि तीनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन की है, तो पिज़्ज़ा साइज़ जो मर्ज़ी होगा। 12 पार्ट्स में डिवाइड होना है उसने, 12 स्लाइसेस बननी है। तो तेरी इतनी स्लाइसेस, तेरी इतनी। अब चाहे आप ऑर्डर करो मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा या लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा या एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा, ठीक है? तो हर पिज़्ज़े के साइज़ पे वो जो फ़ॉर्मूला है वो इम्प्लीमेंट होता है। हाँ, जब पिज़्ज़ा ज़्यादा होगा तो हर एक हिस्से में ज़्यादा आएगा विड्थ, आई आई मीन कि पिज़्ज़ा जो है ना वो ज़्यादा आएगा। अब मैं जब इसको दोबारा रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब जो है ना वो स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंगली आपके जो बटन्स हैं वो एडजस्ट होंगे।
अब ये देखें इस स्क्रीन साइज़ पे हर एक को इतनी मिल रही है। अब इसकी विड्थ कम क्यों है ज़रा बताएँ मुझे? अब्दुल हसीब आप बताएँ? पहले बटन की विड्थ कम और दूसरे की उससे ज़्यादा और तीसरे की उससे ज़्यादा विड्थ क्यों है? यहाँ पर आप कोड के थ्रू देखकर बताएँ। आपने आंसर देना है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन साइज़ कम करूँगा, अब ये देख रहे हो कि अब ये बटन रिस्पॉन्सिव हैं। स्क्रीन साइज़ कम हो रहा है, तो ये कम हो रहे हैं। स्क्रीन साइज़ ज़्यादा हो रहा है, तो ये बटन्स की विड्थ जो है वो ज़्यादा हो रही है। अब ये ये वो ब्रेक पॉइंट है, ठीक? ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीन साइज़ेज़ ये बटन्स अब रिस्पॉन्सिव हैं अक्रॉस ऑल द स्क्रीन साइज़ेज़, ठीक है? मीडियम, लार्ज, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है? अब ये बिहेवियर आपके सामने है। भाई इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस कि कंटेंट जो है वो खुद को एडजस्ट करे, ठीक है? स्क्रीन साइज़ चेंज हो तो आपका कंटेंट जो है वो अगेन बार-बार मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ बटन्स की। ये सेम एग्ज़ाम्पल होगी आपकी तमाम एलिमेंट्स के लिए भी। अच्छा जी लास्ट को अगर ना दें तो ऑटोमेटिकली 5 मिलेंगे। भाई इसको देख लेते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। कुछ भी नहीं मिलेगा। तीसरा बटन वो रिस्पॉन्सिव होगा ही नहीं, ठीक है? ये इसी तरह ही है भई तीसरे बंदे को आप तीसरे बंदे को आप पिज़्ज़ा दोगे ही नहीं, तो आप ये सपोज़ कर लो कि जो बाकी बच जाएगा, वो सारा वो खा जाएगा, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। अगर तीसरे बंदे ने कंट्रीब्यूशन की ही नहीं, तो आप क्या जो पिज़्ज़ा बचेगा आप वो उसको फ्री में दे दोगे? कभी भी नहीं दोगे। आप क्या करोगे, आप अगर उस बंदे ने कंट्रीब्यूशन की है, तो उसको आप मेंशन करोगे कि तेरा इतना हिस्सा है, ठीक है? तो उसकी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली उसको उसकी विड्थ मिल जाएगी। बिकॉज़ होम हैज़ 3 पार्ट्स, अबाउट हैज़ 4 एंड कॉन्टैक्ट हैज़ 5 पार्ट्स। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल अब्दुल हसीब वेरी गुड। यही है। तो भाई ये बड़े है अगर समझ में ना आए तो बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अगर समझ में आ जाए तो ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये क्लास का नाम है। अगेन सुन लें। अब ये जो कॉलम्स है ना, ये जो कॉलम्स हैं, ये डायरेक्ट आपके चाइल्ड होने चाहिए रो के। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है? कि चूँकि आपका ये एलिमेंट रो है, तो इसलिए इसके जो डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं, उन पे आप ये कॉलम्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। उन पे ये 12 इक्वल ये जो 12 ग्रिड सिस्टम है, ये रो के जो डायरेक्ट चाइल्ड्स होंगे, उन पे इंप्लीमेंट होगा। ठीक है? अब ऐसा अगर आप करो फॉर एग्जांपल div, ठीक है? अब इसको मैं ब्यूटीफाई कर दूँ और अगर मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ कॉलम 3, अब मैं एग्जांपल आपको बताने लगा हूँ कि डायरेक्ट चाइल्ड का मतलब क्या है। कॉलम इसको आप दे लो 4 और ये आपके कॉलम्स आ गए जी, कितने बाकी बच गए हैं 5। ये फर्स्ट डिव है जी आपकी, ये आपकी सेकंड डिव है, यहाँ पर थर्ड डिव। अगेन ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये टैग स्पेसिफिक नहीं है, टैग जो मर्जी आप यूज़ करोगे वो सेम इम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट होगा। अब अगर आप यूँ करोगे कि अब ये जो रो है इसके डायरेक्ट चाइल्ड्स ये 3 डिव्स हैं, तो इन 3 डिव्स के ऊपर तो वो 12 ग्रिड सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है। वो 12 जो कॉलम्स हैं वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप करते हो कि इस एलिमेंट के अंदर, इस डिव के अंदर फर्दर आप चाइल्ड बनाते हो इसके, ठीक है? इसके अंदर आप बटन बनाते हो, ठीक है? तो भई इस बटन इस पे आप, ठीक है, ये कॉलम वाले जो आपके कॉन्सेप्ट हैं ये आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है? आप यहाँ पर देख रहे हो बड़ा अजीब-सा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है? बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि ये जो 12 ग्रिड सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ये इम्प्लीमेंट होता है रो के डायरेक्ट चाइल्ड्स के ऊपर। अब ये जो आपके कॉल हैं, बटन्स हैं, ठीक है? ये डायरेक्ट चाइल्ड्स नहीं हैं इस रो के। इस रो के डायरेक्ट चाइल्ड्स ये डिव है, ये डिव है और ये डिव है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये चाइल्ड्स हैं ये इस डिव के। अगर आप इन पे 12 ग्रिड सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा बताएँ? सारे लोग बताएँ। मैं चाहता हूँ कि यार चलो जी ये डिव्स तो रिस्पॉन्सिव हैं, ये तो हमने मान लिया। ये डिव, ये डिव, ये डिव। ये तो डिव तीनों डिव्स रिस्पॉन्सिव हैं। स्क्रीन साइज़ कम ज़्यादा होगा तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने की हुई है इसके अकॉर्डिंगली इनको विड्थ मिलेगी। लेकिन इस डिव के जो इनर चाइल्ड्स हैं
ठीक है? इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है? जब तक आप इनको भी किसी एक फ़ॉर्मूला के थ्रू आप इनको रिस्पॉन्सिव ना बना लो। तो मुझे बताएँ कि अगर मैंने इनको भी इन पे भी 12 ग्रिड सिस्टम इम्प्लीमेंट करना होगा, तो मैं क्या करूँगा? बताएँ जी। रो ऐड कहाँ पर करूँगा? तो बोलें शाबाश, जल्दी से आंसर दें। आप आंसर दें, मैं यहाँ आंसर देखता हूँ, आपको कंटिन्यू करता हूँ। ऑब्वियसली आप क्या करोगे, बिल्कुल ठीक, आप रो ऐड करोगे यहाँ पर। ये आप इसको div को भी रो की क्लास दोगे। अब क्या होगा कि इस div को अपनी रो से, अपनी पेरेंट रो से 3 कॉलम्स मिल रहे हैं, ठीक है? और साथ में हमने रो की क्लास भी लिख दी, तो अब क्या होगा कि अब इस रो में से इन बटन्स को ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है? इन 3 बटन्स को वो विड्थ वो है इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली मिलेगी। 4, 4, 4 मैं करूँगा, चूँकि 3, 3 करूँगा तो सम ऑफ करने से वो आपका 9 होगा, ठीक है? अब 4, 4, 4 करूँगा तो आपका वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है? तो ये आपको आपकी ये जो पहली डिव है इसमें आप देख लें कि एक बटन, दूसरा बटन, तीसरा बटन। अब ये चूँकि इसका टेक्स्ट वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसलिए आपको वो जो ये आपको कंटेंट नज़र आ रहा है, ये आपको वो थोड़ा वो मर्ज होके नज़र आ रहा है। जब इसका टेक्स्ट भी रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, टेक्स्ट, ठीक है? टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसमें ये सारा जो आपको बटन्स है, इसका बिहेवियर आपको ठीक नज़र आएगा। टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव किस तरह होगा, ये चलो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये मैंने आगे जाके बताना था। व्यू पोर्ट विड्थ, आप व्यू पोर्ट विड्थ के थ्रू आप अगर स्क्रीन फ़ॉन्ट साइज़ मेंशन करोगे तो वो जो टेक्स्ट होगा वो आपका रिस्पॉन्सिव होगा। फ़ॉन्ट साइज़ अगर आप यहाँ पर व्यू पोर्ट विड्थ VW के नाम से, ठीक है? और इसी तरह यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ स्टाइल व्यू पोर्ट फ़ॉन्ट साइज़ 1 व्यू पोर्ट विड्थ। अब ये व्यू पोर्ट विड्थ जो है ना वो यूज़ होता है टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, अब ज़रा टेक्स्ट को देखिएगा, टेक्स्ट को। स्क्रीन साइज़ ज़्यादा होगा तो टेक्स्ट आपका, ये देखिए टेक्स्ट साइज़ आपका बढ़ रहा है। ये देखिए, अब इस पे जो टेक्स्ट साइज़ है आप वो आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब ये देख लें, स्क्रीन साइज़ कम हुआ, आपका टेक्स्ट जो है वो भी कम हो गया। ख़ैर बताने का मकसद ये है कि आप टेक्स्ट को भी अलग से रिस्पॉन्सिव बनाओगे। किस तरह? व्यू पोर्ट विड्थ आप 1 दो, 2 दो, अगर मैं 2 दूँगा वैल्यू तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये देखिए, अब वो जो साइज़ है वो ज़्यादा हो गया, टेक्स्ट साइज़ जो है वो ज़्यादा हो गया। आप 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू दो तो फिर जाके वो एडजस्ट होगा, ठीक है? अब वो कम है, ठीक है? तो ये वही कॉन्सेप्ट है। ख़ैर ये बताना मकसद नहीं था फ़ॉन्ट साइज़ वाला, ये तो मैंने वैसे एक्स्ट्रा बता दिया। बताने का मकसद ये था कि आपने फर्स्ट चाइल्ड जो है उसमें अपने रो को ऐड करना है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं दोबारा वो इसको अनडू करता हूँ। अब कुछ और मज़ीद चीज़ें इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पर बटन जब जब तक आ ना जाएँ तब तक मैं इसको अनडू करता रहूँगा। अब दोबारा उसी पे आते हैं। इसको जब मैं प्रीव्यू करूँगा तो आपको वो 3 बटन्स ही नज़र आएँगे, ठीक है? अब मैं मज़ीद इसमें कुछ क्लासेस हैं वो आपसे मैं शेयर करूँगा। तो हाउ टू ऐड स्पेस बिटवीन एलिमेंट्स थ्रू मार्जिन। यस, ऑब्वियसली मार्जिन के थ्रू ही देंगे। स्पेसिंग आपने देनी है तो मार्जिन के थ्रू ही होगी, ठीक है? अच्छा जी, अब अगली चीज़ देखिएगा, ये बेसिक हो गई। हमने रो में 3 एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी इस फ़ॉर्मूला के थ्रू। पहले बटन को 3, दूसरे को 4 कॉलम, तीसरे को 5 कॉलम। जिसके जितने कॉलम्स होंगे उसी के अकॉर्डिंगली उसकी विड्थ जो है वो डिसाइड होगी टोटल विड्थ में से। अब आप ये काम कर सकते हो। अब आपने क्या देखा कि चाहे स्क्रीन साइज़ कम हो या ज़्यादा हो, पहले बटन को 3, दूसरे को 4 और तीसरे को 5 कॉलम्स मिल रहे हैं, स्क्रीन साइज़ कम-ज़्यादा हो, ठीक है? अब एक बहुत सारी और भी क्लासेस मौजूद हैं, ठीक है? आप आप अगर आप ये चाह रहे हो ना कि स्क्रीन साइज़ अगर स्मॉल हो, पहले बटन को कम विड्थ मिले, अगर स्क्रीन साइज़ ज़्यादा हो तो पहले बटन को उससे भी कम मिले, ठीक है? ये मतलब कि रिवर्स आप चलना चाह रहे हो, मतलब किसी भी वे में आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। पहले बटन को लार्ज
स्क्रीन के ऊपर अगर 3 कॉलम्स मिल रहे हैं, 3 कॉलम्स लार्ज स्क्रीन पे, मीडियम स्क्रीन पे उसको 4 कॉलम मिलें, स्मॉल स्क्रीन पे उसको 8 मिलें, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीन साइज़ेज़ आप अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करना चाह रहे हो, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। अब आप क्या करोगे, अगर स्मॉल कर लोगे ना, स्मॉल और स्मॉल, ठीक है? ये भी क्लासेस मौजूद हैं। अगर आपने रो में मौजूद एलिमेंट्स को कॉलम्स दिए, लेकिन साथ में आपने स्क्रीन साइज़ मेंशन कर दिया। वो नंबर ऑफ कॉलम्स मेंशन नहीं किए, स्क्रीन साइज़ मेंशन कर दिया। फिर क्या होगा कि वो, अब इसका मतलब क्या हो सकता है? सपोज़ करें ये कल मैंने ये एसएमएमडी को इम्प्लीमेंट करके बताया था। आप कोई बता सकता है कि अब ये इस रो के ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? मैंने जो कॉलम्स स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल दिए हैं, इसका मतलब क्या होगा? एनीवन जो गेस कर सके? बताएँ जी, 18 लोग ऑनलाइन हैं, कम से कम 10 लोग तो बताएँ यार, 8 लोग ना भी बताएँ कि अब ये जो मैंने एसएम की क्लास लिखी है, ठीक है? यहाँ पर स्क्रीन साइज़ मेंशन कर दी है, इससे क्या मुराद हो सकती है? हाँ जी, 576 टू 767 पिक्सेल्स, हाँ, इस रेंज में, लेकिन इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब ये नहीं है। ये कल मैंने बताया था आपको, बताएँ जी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्चुअली रेंज नहीं आपसे पूछ रहा, मैं रिस्पॉन्सिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं स्मॉल मेंशन कर दूँगा तो इससे मुराद क्या होगा? एनीवन यार, कोई और गेस करे। इससे मुराद ये होगा भई कि अब ये जो बटन्स हैं ये स्मॉल स्क्रीन और उससे अबव जितनी भी स्क्रीन साइज़ेज़ हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिव होंगे। स्मॉल और उससे अबव जितने भी स्क्रीन साइज़ेज़ हैं उनके लिए ये अबव होंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे, ठीक है? बाकी लोग भी बताया करो यार। हाँ, बिल्कुल ज़ाहिद महमूद, यही मैं बात करना चाह रहा था। तो अब आप देखोगे कि स्क्रीन साइज़ चाहे कम हो या ज़्यादा हो तो इक्वल इक्वल विड्थ मिल रही है तीनों बटन्स को अक्रॉस द स्क्रीन साइज़ेज़, ठीक है? तो बिल्कुल ठीक बासित यानी यही मैं एक्चुअली कहना चाह रहा था। अगर आप यहाँ पर मीडियम लिखोगे तो ऑब्वियसली उससे मुराद क्या है ये आपको पता है, ठीक है? तो अब ये है कि ये जो 3 बटन्स हैं ये रिस्पॉन्सिव हैं अक्रॉस द स्क्रीन्स, ठीक है? डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेज़ जिसमें मीडियम से लेकर लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज हैं। स्मॉल पे ये जो आपको हैं वो रिस्पॉन्सिव नज़र नहीं आएँगे, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हो ये, ठीक है? तो ये 3 आपको इसी तरह आप लार्ज करोगे तो वो लार्ज पे जाके, तो एक तो ये तरीका है। अगर आप किसी एक रो के एलिमेंट्स को इक्वली अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, तो एक तो तरीका ये है ना कि आप भई उसको 4 कॉलम दे दो, ठीक है? अब इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इस आपने तीनों आइटम्स को 4 कॉलम्स दे दिए, यूँ कर लो या एमडी कर लो या एसएम कर लो या एक्सएसएम कर लो, इट्स अप टू यू। अब इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर अगर ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, स्क्रीन साइज़ मेंशन किया हुआ है, तो इससे मुराद क्या है? अब असल जो बात है वो हमने उसकी तरफ आना है कि हम ये चाह रहे हैं, अब अगली चीज़ ये है कि स्क्रीन साइज़ अगर हो ना स्मॉल, तो 3, 4, 5 ये डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसको 3 कॉलम, 4 और इसको 5, टोटल 12। स्मॉल स्क्रीन पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो। जो ही अगर स्क्रीन साइज़ हो ना मीडियम, तो 4, 4, 4 ये डिस्ट्रीब्यूशन हो, और अगर स्क्रीन साइज़ हो ना लार्ज, तो 5, 3 8 और बाकी 5, 5, 3, 5, सॉरी 4, 4 बनता है। 5, 3, 4 ये डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि अक्रॉस द स्क्रीन साइज़ेज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करना चाह रहे हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है? एक स्क्रीन साइज़ पे एक आइटम को एक ख़ास डिस्ट्रीब्यूशन मिले, कॉलम्स मिलें, दूसरी स्क्रीन साइज़ पे उसको डिफरेंट मिले। तो आप ये काम कर सकते हो। अब ये काम कैसे करना है, ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? कि कॉलम हाइफ़न स्मॉल हाइफ़न 3, ठीक है? हाइफ़न
4, 4 3 कितनी हो गई 7, 7 और बाकी लगे 5, 5 ठीक है। अब ये काम भी कर सकते हो। अब इसमें अब इससे मुराद क्या है? ज़रा बोल के बताएँ। अब सारे लोग बताएँ जी कि इसमें हाँ, अरूप साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा बताएँ जी, अब सारे लोग बताएँ कि अब मैंने क्या किया कि इन 3 बटन्स को, जो कि इस रो का पार्ट है, इन 3 बटन्स को मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन दी, ठीक है? वो जो कॉलम्स दिए मैंने, वो मैंने इस फ़ॉर्मूला के थ्रू दिए हैं। इसमें क्या है, पहले को 3, दूसरे को 4। अब मुझे ये बताएँ, साथ में मैंने वो एसएम मेंशन कर दी है। गेस करें ज़रा कि बिहेवियर क्या होगा इन बटन्स का अक्रॉस डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेज़? बताएँ जी। यार कोई ना यहाँ स्ट्रीम यार्ड के थ्रू भी कोई आंसर दे दिया करे, ठीक है? ये तो बस वैसे ही हमने रखा हुआ है। जिन लोगों ने जॉइन किया हुआ है ज़रा वो यहाँ से बोल के तो बताएँ, कभी आपकी आवाज़ तो सुनें, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आपको ऑब्वियसली टाइम लगता है कमेंट टाइप करते हुए। अच्छा बताएँ जी, यहाँ पर बताएँ या कमेंट बॉक्स में बताएँ? अब इसका मतलब क्या होगा? ये 3 बटन्स का बिहेवियर क्या होगा? आपका वेट कर रहा हूँ, आपके रिस्पॉन्स का। बोलें जी, बोलें। कोई तो बोले। इसका मतलब ये होगा कि अब वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन साइज़ कम हो या ज़्यादा होगा, उसी सेम डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, वो तीनों जो बटन्स होंगे उनको विड्थ मिलेगी। नहीं, ज़ाहिद महमूद ने बिल्कुल ठीक कहा है। अब्दुल हसीब, ये वही अगेन बात सेम, अगर हम स्क्रीन साइज़ कोई एक मेंशन कर देंगे, एक स्क्रीन साइज़ मेंशन कर देंगे कहीं पर भी, चाहिए आज वाले कॉन्सेप्ट में भी या कल वाली क्लास के अंदर भी, अगर एक आइटम के ऊपर, एक एलिमेंट के ऊपर आपने सिर्फ़ एक स्क्रीन साइज़ अगर मेंशन किया होगा, तो वो आइटम या वो एलिमेंट जो है वो उस स्क्रीन साइज़ और उसके अबव जितने भी स्क्रीन साइज़ेज़ होंगे, उन तमाम के लिए वो जो है वो रिस्पॉन्सिव होगा। रिस्पॉन्सिव हो से मुराद के अब ये है कि ये जो पहला बटन है, ये स्मॉल और उससे अबव जितनी भी स्क्रीन साइज़ेज़ हैं, ठीक है? मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, उन तमाम स्क्रीन साइज़ेज़ के ऊपर इसको 3 कॉलम्स ही मिलेंगे, ठीक है? चाहे लार्ज हो स्क्रीन साइज़, एक्स्ट्रा लार्ज हो या स्मॉल हो, 3 कॉलम्स ही मिलेंगे। इसका ये मतलब है, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, ज़ाहिद महमूद ने। हाँ जी, अनाज़ आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो अब क्या होगा कि ये जो बटन्स हैं आप देख रहे हो कि वो सेम फ़ॉर्मूला से उन इसको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है, चाहे स्क्रीन साइज़ कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है? लेकिन हम क्या चाह रहे थे, अब ये भी ज़रा बताएँ? बाकी लोग भी बताया करो यार। मैं एक्चुअली क्या चाह रहा था कि क्या हो, हम एक्चुअली क्या अचीव करना चाह रहे थे, ये भी बता दो। आपको मैंने बताया कि आप एक एलिमेंट के ऊपर एक से ज़्यादा क्लासेस इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं ये चाह रहा था कि डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेज़ के ऊपर, ठीक है, ये जो आपका पेज है, सॉरी यार वो बाय मिस्टेक वो ब्राउज़र जो है ना वो क्रॉस हो गया, तो स्ट्रीम यार्ड भी इसमें था। अच्छा, अब क्या होगा, हम चाह ये रहे थे कि स्क्रीन साइज़ चेंज हो तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी चेंज हो जाए। वो कैसे होगा कि आप यहाँ पर कॉलम हाइफ़न मीडियम, ठीक है? अब यहाँ पर आप वन बाय वन एक एलिमेंट को बताओगे कि जब ये एलिमेंट स्मॉल स्क्रीन पे होगा तो ये 3 कॉलम्स मिलेंगे। मीडियम स्क्रीन पे होगा तो इसको 3 ना मिलें कॉलम, इसको मिल जाएँ 5 कॉलम्स, ठीक है? और यही जब
बटन ओपन होगा लार्ज स्क्रीन के ऊपर तो इसको जी 6 कॉलम मिल जाए। अब ये ज़रा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये आखिरी सिनेरियो है। इससे हट के कोई किसी तरह का आपको सिनेरियो नहीं मिलेगा। आप चाहे जिस तरह का मर्ज़ी डिज़ाइन हो आपका। सॉरी, ये स्क्रीन साइज़ मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, सॉरी। स्क्रीन शेयर करना पड़ेगी। ये बताना चाह रहा था कि इस अब एलिमेंट के ऊपर हमने 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी कि जब ये बटन, ठीक है, जब ये बटन स्मॉल स्क्रीन पे ओपन हो तो 3 कॉलम्स ले, स्पेस। अब ये दूसरी क्लास हमने इसको पे ऐड कर दी कि जब यही बटन मीडियम स्क्रीन पे इम्प्लीमेंट हो तो इसको जो कॉलम्स मिले वो 5 मिले। अब यही बटन जब लार्ज पे जाए तो 6 कॉलम मिले, ठीक है। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक बटन की अक्रॉस मल्टीपल स्क्रीन साइज़ेस चेंज कर दी। अब यही काम हम इन एलिमेंट्स के ऊपर भी करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दूसरा बटन जो है उसमें जब ये बटन ओपन होगा स्मॉल स्क्रीन साइज़ेस पे, अब स्मॉल स्क्रीन साइज़ेस से मुराद वो जो रेंज है वो आपको पता होना चाहिए। उसमें उसको 4 कॉलम्स मिलेंगे। अगर यही बटन ओपन होगा मीडियम स्क्रीन साइज़ेस पे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाह रहे हैं कि मीडियम पे ये जो दूसरा बटन है इसको स्मॉल में जब 4 मिल रहे थे तो मीडियम में इसको मिले 5। और अगर लार्ज पे यही बटन ओपन हो तो ये एलजी, आप इसको कह लो 7 फॉर एग्ज़ाम्पल। और 7 नहीं, 7 नहीं, इसको 3 कर देते हैं चलो। अब बिल्कुल इसी जो 2 बटन्स हैं उनको हमने दी डिस्ट्रीब्यूशन की है डिफरेंट, और यहाँ पर हम तीसरे बटन को भी डिफरेंट रेशियो देंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे, डिफरेंट कॉलम्स देंगे, ठीक है। तो अब मुझे ज़रा ये सोच समझ के बताएँ, अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? ये तीसरा जो बटन है ये, इसके लिए मैं कोई दूसरी वैल्यू हो ही नहीं सकती, एक ही वैल्यू है, वो क्या होगी ज़रा कोई बताए गो एनीवन? कि ये जो 2 बटन्स हैं, इनको हमने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की है, इन पे कॉलम्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीन साइज़ेज़, ठीक है? ये जो 2 बटन्स हैं, ठीक है? इनको डिफरेंट कॉलम्स मिल रहे हैं डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेज़ के ऊपर। अब बाकी ये जो तीसरा बटन है ना, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपने मुझे लिख के बतानी है भई। ज़रा बोल यहाँ पर लिख के बताएँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? मैं तब तक इसका जो बिहेवियर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर ये जो तीसरा आपको बटन रिस्पॉन्सिव नज़र नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने अभी तक इसकी वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की हुई। मैं यहाँ पर आपको ये दिखा देता हूँ कि जब स्क्रीन साइज़ होगा मीडियम तो आप ये देख रहे हो कि ये इक्वल मिल रहा है दोनों को, ठीक है? मीडियम पे 5 हैं और इस पे भी 5 हैं, हाँ। तो ये मीडियम, इस वक़्त ये जो स्क्रीन साइज़ है ये मीडियम है, इसलिए इन दोनों बटन्स की जो विड्थ है वो सेम है। मीडियम से स्मॉल पे जब जाएँगे, ये, अब ये देख रहे हो, अब क्या है कि इसकी विड्थ कम है और इसकी ज़्यादा है। क्यों है स्मॉल स्क्रीन पे इसकी विड्थ कम और इसकी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमने स्मॉल स्क्रीन पे इसको 3 कॉलम दिए हुए हैं और इसको 4 दिए हुए हैं। इसको 3 स्मॉल पे मिल रहे हैं, इसको स्मॉल पे 4 मिल रहे हैं। इसलिए जब स्मॉल पे इसको 3 मिलेंगे और इसको 4 मिलेंगे तो ये ऑब्वियसली ये ज़्यादा हो जाएगा। लार्ज मीडियम के ऊपर यार बाकी लोग भी बताएँ। ये जो मैं वेट कर रहा हूँ आपका यार, ये यहाँ पर लिखने के लिए लाज़मी बताया करो। ये जो दूसरा है उसमें क्या है कि मीडियम स्क्रीन के ऊपर पहले को 5 और दूसरे को भी 5 मिल रहे हैं, ठीक है? तो जब मैं स्मॉल से मीडियम में जाऊँगा तो आप देखेंगे दोनों की विड्थ सेम है। अब मैं बिहेवियर इनका चेक करता हूँ लार्ज स्क्रीन के ऊपर, कि लार्ज स्क्रीन पे इसको 6 मिल रहे हैं और इसको मिल रहे हैं 3, तो क्या होगा? ये बटन 6, इसको 6 मिलेंगे 12 में से और इसको 12 में से 3 मिलेंगे। तो फिर क्या होगा? लार्ज पे ये जो आपका पहला बटन है ये ज़्यादा इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होगी और दूसरे की कम होगी। जस्ट अ वेट, मैं चाहते हैं
तो अब लार्ज स्क्रीन पे इसको हम देख लेते हैं। जब इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ, आप देख रहे हो कि पहले बटन को 6 मिल रहे हैं और दूसरे को 3। ठीक है, बहुत कम है दूसरे को मिल रहे हैं। तो बताएं जी कि आप लोग 3 लोगों ने बताया सिर्फ। ठीक है, 1 2 3 आई नो कि बाकी लोगों को पता है, लेकिन अच्छा जी, कॉलम ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। कॉलम मीडियम। ठीक है, अब बाकी जो वैल्यूज रह जाएंगी ना, वो कितनी रह जाएंगी। ठीक है, अब आपने क्या किया, स्मॉल स्क्रीन पे पहला बटन अगर 3 कॉलम ले रहा है, स्मॉल स्क्रीन पे ही दूसरा बटन 4 ले रहा है, तो 4 3 7 7 हैं, तो बाकी कितने कॉलम रह जाएंगे, 5। तो स्मॉल स्क्रीन पे जो बाकी कॉलम्स बचते हैं वो 5 बचते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो मीडियम स्क्रीन के ऊपर पहला बटन ले रहा है 5। अब ये समझने की कोशिश कीजिएगा, है तो बड़ा सिंपल। मीडियम स्क्रीन पे ये जो बटन है पहले वाला, इस ये ले रहा है 5 कॉलम्स, दूसरे वाला ले रहा है 5 कॉलम, 5 5 10, बाकी कितने बच जाएंगे, 2। ठीक है, अब पहले जो बटन है लार्ज स्क्रीन पे ले रहा है 6। ठीक है, और दूसरे जो बटन है वो लार्ज स्क्रीन पे ले रहा है 3 कॉलम्स, 6 3 9, और बाकी रह जाएंगे 9, बाकी 3 रह जाएंगे 12 में से। तो लार्ज स्क्रीन पे जो दूसरा बटेगा 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने सीखा है। ठीक है, तो ये भाई कॉन्सेप्ट है। अब आपने क्या किया कि बटन्स की डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द स्क्रीन साइजेस आपने चेंज कर दी। अब क्या, अब ये आपके सामने है डिस्ट्रीब्यूशन। पहले में जो पहला बटन है उसको सबसे कम, दूसरे को उससे ज़्यादा, तीसरे को उससे ज़्यादा मिलेगी। पहले में, सॉरी, ये है स्मॉल स्क्रीन पे पहले को, स्मॉल स्क्रीन पे पहले बटन को सबसे कम, स्मॉल स्क्रीन पे दूसरे बटन को उससे ज़्यादा, और तीसरे को उससे ज़्यादा। अब मीडियम स्क्रीन की बात करेंगे तो पहला और दूसरा जो बटन होगा, ठीक है, उसको सेम, और तीसरे को सबसे कम। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्मॉल स्क्रीन पे ये है जी। ठीक है, तो पहला सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, कम, ज़्यादा, ज़्यादा। दूसरे पे जब मीडियम पे शिफ्ट होगा, आप देख रहे हो कि पहले और दूसरे को इक्वल मिल रही है, पहले और दूसरे को इक्वल, और तीसरे को 2 कॉलम्स। अगर तीसरे की बात करें तो पहला सबसे ज़्यादा और दूसरा और तीसरा सेम। ठीक है, पहला सबसे ज़्यादा और दूसरा और तीसरा इसकी, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये नाम, ये 12 ग्रिड सिस्टम इस चीज़ का नाम है। अब क्या है कि चाहे स्क्रीन साइज आपका लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, जो भी हो, जो आपने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आपका वो पेज का जो कंटेंट है वो आपका रिस्पॉन्सिव होगा। अगेन एक चीज़ ज़हन में रखो, ज़हन में रख लो आप कि अभी मैंने जितना भी काम किया है इसमें टेक्स्ट कहीं पर भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब आप देख रहे हो ना, टेक्स्ट आपको फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। आप कंटेंट को भी रिस्पॉन्सिव बनाओगे। टेक्स्ट को किस तरह रिस्पॉन्सिव बनाओगे? आप फ़ॉन्ट साइज़ पिक्सेल में मेंशन नहीं करोगे। पिक्सेल में मेंशन कर दोगे तो वो हार्ड कोडेड होगी। ठीक है? आप क्या करोगे, आपको बताया मैंने कि आप व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट विड्थ का मतलब वैसे होता क्या है? व्यू पोर्ट एक्चुअली जो आपको फ़ॉन्ट साइज़ मिलता है ना, वो आपको फिर व्यू पोर्ट एक्चुअली कहते हैं, ये जो आपकी विंडो होती है ना, जिसमें आपका पेज व्यू हो रहा होता है। व्यू पोर्ट, वो विंडो जिसमें आपका पेज व्यू हो रहा होता है, उसको व्यू पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो उस विंडो के अकॉर्डिंगली इसको फ़ॉन्ट साइज़ मिलेगा। व्यू पोर्ट विड्थ के, व्यू पोर्ट की विड्थ के अकॉर्डिंगली फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जो यूनिट यूज़ होता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए, वो व्यू पोर्ट विड्थ भी हो सकता है, व्यू पोर्ट हाइट भी हो सकता है, लेकिन आप व्यू पोर्ट विड्थ ही यूज़ करोगे, VW। ठीक है, ये मैंने करके भी दिखाया। तो अब अभी आपने करना क्या है, अब आपने, मैं आपको कुछ पेजेस दूँगा, आपने वो डेवलप करने हैं, वो होंगे आपके रिस्पॉन्सिव। ठीक है? आपके होने चाहिए रिस्पॉन्सिव, और अक्रॉस ऑल द स्क्रीन साइज़ेज़ वो आपके रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। उसमें उसका आपका टेक्स्ट भी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट हुआ 12 ग्रिड सिस्टम का। इसमें कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लें, वरना एंड हम मूव करते हैं आगे। अब अगेन यहाँ पर बटन्स तो नहीं होंगे, ये तो बात पक्की है ना। यहाँ पर ऑब्वियसली आप इमेज के थ्रू लोगो लगाओगे, यहाँ पर लोगो मेरे पास मौजूद, वैसे इमेज वो लोगो पे नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप
लोगो लगाओगे, उसको आप क्लास दोगे, कॉलम 2 या 3 ऑब्वियसली, तो आप फिर यहाँ पर वो इमेज मेंशन करोगे, तो इमेज आएगा, फिर सर्च बार आएगा, फिर आपके वो मेन्यूज़ आएँगे। यही काम आपने करना है अभी। अगर यूआरएल आएगा तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे कि इसमें अगर आपने हेडर में वो नेविगेशन मेन्यूज़ बनाने हैं तो वो अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू बनाओगे, तो आप इसको कॉलम दे दोगे 3 या 4 या 5, आप अपनी वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब फिर क्या होगा कि आपने इसमें एल आई के थ्रू वो लिस्ट आइटम्स और ए के थ्रू आपने वो सारे नेविगेशन मेन्यूज़ खुद से डेवलप करने हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका वो पेज जो है वो आपने इसको भी रिस्पॉन्सिव बनाना है, इसको भी बनाना है और इसके टेक्स्ट को भी बनाना है। अभी तो आपको जो नज़र आएगा वो तो शायद कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। ये अभी इसमें प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर मैंने रेड की बजाय ब्राउन कर दिया। तो अब देखेंगे कि रो में से इस यूएल के एलिमेंट को 4 कॉलम्स मिले होंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हो ब्राउन, तो ये बॉर्डर कलर आ गया। ये आपका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए था। आप देख रहे हो कि 12 में से इस यूएल को मिले हैं, रो में से इस यूएल को मिले हैं 4। अब इसका जो इनर कंटेंट है ना, इसको भी आपने रिस्पॉन्सिव बनाना है, और इसको आपने किस तरह लेकर आना है वर्टिकली आपको पता है सारा, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा बाद में दोबारा। तो वो भी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी बटन के साथ, लेकिन आपने ऑब्वियसली बटन के साथ नहीं चलना, आपको तो एक्चुअली वो कंटेंट लिखना है। अगली बात, अगली चीज़ है फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स, उसमें सारी वो अलाइनमेंट के इश्यूज आपके रिजॉल्व होते हैं। जल्दी से, हमारे पास टाइम है अभी 15 मिनट रह गए, तो इंशाल्लाह ये जो चीज़ अभी सीखने जा रहे हैं इसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मौजूद है अलाइनमेंट का। कितने बच्चों को अलाइनमेंट के इश्यूज आए हैं वैसे बाय द वे? कभी किसी को आप अपने वर्टिकली सेंटर करना हो, या वर्टिकली टॉप पे या बॉटम में रखना हो, या हॉरिजॉन्टली अपने सेंटर में रखना हो, या लेफ्ट राइट पे रखना हो, तो आप जो वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे इसलिए उनको इश्यूज आते होंगे। तो अब वो आप सोल्यूशन किस तरह आपको मिलेगा ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। रो की ही एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं बटन्स की ही, ठीक है। बटन को मैं वो पिछली बातें रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं कॉलम और यहाँ पर होम, यहाँ पर सर्विसेज, और यहाँ पर अबाउट, बोलेंगे 3। अब हम समझने जा रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। ये सीएसएस का कॉन्सेप्ट है, ये सीएसएस का कॉन्सेप्ट है भाई फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। तो किस तरह इसके थ्रू आपके अलाइनमेंट के इश्यूज जो हम रिजॉल्व होते हैं, हम इसको अब देखने जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली फ्लेक्स बॉक्स में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स फॉर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्स बॉक्स से मुराद फ्लेक्सिबल बॉक्स, ठीक है। जिस तरह ये एक रो है, ये एक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बॉक्स के अंदर जिस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका अगर टूल बॉक्स होगा उसमें टूल्स होंगे, ठीक है। अगर आपका कोई और बॉक्स होगा, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसी तरह ये जो रो है, ये जो एक डिव होती है एक बॉक्स, ठीक है, वो अगर फ्लेक्सिबल होगा तो उसके जो आइटम्स हैं, ठीक है, वो मूव कर पाएंगे। फ्लेक्स बॉक्स से मुराद फ्लेक्सिबल बॉक्स। फ्लेक्सिबल बॉक्स कौन सा बॉक्स होता है? ऐसा कंटेनर, ऐसा बॉक्स, ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल हो अपने चाइल्ड्स के लिए, उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनके लिए वो फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल से मुराद के वो जो इनर आइटम्स हैं वो जहाँ मूव करना चाहें वो मूव कर पाएँ, तो इसीलिए वो फ्लेक्सिबल होगा, एडजस्टमेंट पॉसिबल होगी, ठीक है। तो अब ये किसी भी बॉक्स को फ्लेक्सिबल बॉक्स किस तरह बनाते हैं, एक प्रॉपर्टी है बस, ठीक है। जिस तरह ये कंटेनर है ना, कंटेनर, ठीक है। अब ये कंटेनर अगर आप इसको फ्लेक्स बॉक्स बना दोगे, फ्लेक्सिबल बॉक्स बना दोगे,
तो इस कंटेनर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे फ्लेक्सिबल होंगे। अब ये अगर एक कंटेनर है या रो कह लो, एक पेरेंट है, उसके चाइल्ड्स हैं। अब अगर आप इसको फ्लेक्सिबल बना लोगे ना, तो फिर क्या होगा कि इसके जो इनर आइटम्स हैं, इनर एलिमेंट्स होंगे, उनके लिए मूव करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, वो इनका जो पेरेंट होगा ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अब वो फ्लेक्सिबल किस तरह होगा भाई, वो मैं आपको बता दूं। सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले आपने देखा ना, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कंटेंट, ये सारा बस ये आप नहीं करना है। ये एक प्रॉपर्टी लिखेंगे तो क्या होगा कि अब ये जो रो का एलिमेंट है, रो का एलिमेंट, ठीक है, ये जो कंटेनर कह लो इसको, आप इसको बॉक्स कह लो, ठीक है, अब ये फ्लेक्सिबल हो चुका है अपने आइटम्स के लिए, अपने इनर चाइल्ड्स के लिए। ठीक है, तो अब इस पे वो फ्लेक्स बॉक्स की सारी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हो सकती हैं। इसका मैं प्रीव्यू देख लूँ आपके सामने। मैं इसको 4 कॉलम नहीं देता, इसको मैं देता हूँ 2 कॉलम, 2, 2 आपके सामने है। अब आपने फॉर एग्जांपल आपने इन बटन्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, सेंटर में। बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं इसको 2 की बजाय 1 ही देते हैं, आगे आपको समझ तो आए ना। ठीक है, अब ये 3 बटन हैं अभी एक रो में, ये 3 बटन कह लो, या मैं जनरली कहूँगा इसके 3 चाइल्ड्स हैं। इन 3 चाइल्ड्स को आपने अगर सेंटर में लाना है, अपने पेरेंट के सेंटर में लाना है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो किसी भी आइटम को जब आप लेफ्ट राइट या सेंटर या टॉप बॉटम कर रहे होते हो, तो वो एलिमेंट अपने पेरेंट के लिहाज से, पेरेंट उसको जितनी स्पेस दे रहा होता है मूव करने के लिए, वो अपने पेरेंट के लिहाज से वो मूव करता है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, या टॉप या बॉटम में। ये एक कॉमन कह लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि जब भी किसी एलिमेंट पे आप उसको अलाइन करोगे, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम, अपने पेरेंट के लिहाज से वो खुद को एडजस्ट करेगा, अलाइन करेगा। अब मैंने इनको 3 कॉलम्स दे दिए, एक एक कॉलम दे दिए तीनों आइटम्स को। अब और इसके पेरेंट को बना दिया मैंने फ्लेक्स। अब अगर आपने इन 3 बटन्स को सेंटर में लाना है ना अपने पेरेंट के, हॉरिजॉन्टली मैं कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली, उसके बाद हम वर्टिकली देखेंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको आपने फ्लेक्सिबल बनाना है। दूसरा आपने क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, अब ये जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है ना, ये प्रॉपर्टी तभी इंप्लीमेंट होगी जब ये फ्लेक्सिबल बॉक्स होगा। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको ना फ़ोन से इसका कम कर दूं, ताकि वैसे आपके लिए ये रीडेबल है ना ये कोड, आई होप रीडेबल होगा। ये आपको काफ़ी सारी इसमें वो क्लास भी मेंशन कर दी, ये स्टाइल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी मेंशन कर दी। अब क्या है कि सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्सिबल बॉक्स होगा तो ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी, वरना नहीं। ये चीज़ ध्यान में रखें, सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने इसको फ्लेक्सिबल बनाना है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अब आपने अब इस डिव को अगर आपने डिस्प्ले फ्लेक्स किया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये फ्लेक्सिबल बॉक्स है अपने चाइल्ड्स के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने रूसा। ठीक है, तो जिसको आप प्रॉपर्टी दोगे डिस्प्ले फ्लेक्स की, ठीक है, तो उसके जो इनर चाइल्ड्स होंगे वो मूव कर पाएंगे। अब ऐसा हरगिज नहीं होगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स किया और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया तो अब ये जो डिव है ये खुद अपने पेरेंट के सेंटर में नहीं जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये जो डिव है ये सेंटर में, इसका मतलब ये है कि ये 2 प्रॉपर्टीज आपने लगाई, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके जो चाइल्ड्स हैं, ठीक है, ये इसके जो चाइल्ड्स हैं, चाइल्ड एलिमेंट्स, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल हैं, इनके लिए मूव करने के लिए जगह मौजूद है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये फ्लेक्सिबल बॉक्स बन गया। जस्टिफाई कंटेंट, के कंटेंट को जस्टिफाई कर दो कहाँ, सेंटर में। कंटेंट, इस डिव का कंटेंट क्या है, ये 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से मुराद ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके जो एलिमेंट्स हैं ना, इनको आप हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर दो। आप देखोगे कि वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गए। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि ये राइट साइड पर मूव कर जाएं, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की बजाय आप इसको फ्लेक्स एंड, के फ्लेक्सिबल बॉक्स जहां पर एंड हो रहा है ना, बिल्कुल वहां पर इसको ले जाओ आप।
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका मतलब ये है कि भई हम ये बताना चाह रहे हैं ब्राउज़र को कि ये जो डिव है ना, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है? और इसके ये डिव जो है वो फ्लेक्सिबल है और इसके जो चाइल्ड्स हैं, उनको आप फ्लेक्स बॉक्स के एंड पे शिफ्ट कर दो। फ्लेक्स बॉक्स के एंड पे मतलब कि इसके जो चाइल्ड्स हैं वो इस एलिमेंट के एंड पे हॉरिज़ॉन्टली मैं कह रहा हूँ। तो मतलब होगा क्या कि वो आपको राइट साइड पे नज़र आएँगे। ठीक है? तो सिंपल दो प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट या तो स्टार्ट कर लो या एंड कर लो। स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो जो नॉर्मल पोज़ीशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप सेंटर करोगे तो सेंटर में आ जाएंगे। अगर आप उसको एंड पर लेके जाओगे तो एंड पर चले जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टली आप किसी भी एलिमेंट को सेंटर, लेफ्ट या राइट पर इस तरह ला सकते हो। ठीक है? और ये काम अपने उन पेरेंट एलिमेंट के ऊपर ही करना है। अब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टली। ठीक है? अब आपने अगर वर्टिकली लाना होगा तो फ्लेक्स बॉक्स की ही एक और प्रॉपर्टी मौजूद है। ठीक है? वो कौन सी है वो हम देखते हैं। ठीक है? तो इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल ये सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा आप करोगे नहीं वैसे। मैं क्या करता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया, इसकी हाइट जो है ना वो मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल। ठीक है? फॉर एग्जांपल अब अब क्या, ठीक है? अब हमने देखना है कि 150 पिक्सल आपने कर दिया इसको। जस्ट अ मिनट। एक प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम की। ठीक है? अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि वो वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएंगे। अब देख रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ना अलाइन आइटम्स की, अलाइन आइटम्स सेंटर। अब ये कोड समझने की कोशिश कीजिए चूँकि ये कोड ज़्यादा हो चुका है इसलिए आपको ये नीचे नज़र आ रहा है। बस एक काम करते हैं कि इनलाइन की बजाय ना इसको यार ऊपर ले जाते हैं ताकि कोड रीडेबल तो बने। मैं क्या करता हूँ कि ये जो रो की क्लास है इसमें सारा कोड उठा के, इसलिए मैं कहता हूँ कि इनलाइन करेंगे तो वो कोड आपका रीडेबल नहीं रहता। ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। हाँ, आ रहा है। ठीक है? अब मैंने क्या किया इसको, ये सारा ख़त्म वैसे ही कर दिया। चलिए, अब मुझे ज़रा आपने सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो ये जो आपकी रो की क्लास है, ये जो एलिमेंट है, सारी प्रॉपर्टीज़ हमने इसी पे इम्प्लीमेंट की। इसको बना दिया फ्लेक्सिबल। इसके कंटेंट को हमने हॉरिजॉन्टली कहाँ पर रखा? फ्लेक्स एंड से मुराद के मोस्ट राइट साइड पर। डिस्प्ले फ्लेक्सिबल कर दिया इस रो को। इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने हॉरिजॉन्टली मोस्ट राइट साइड पर कर दिया। वर्टिकली हमने इसको सेंटर में कर दिया। अब ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं इसके थ्रू क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टली वो राइट साइड पर जा रहा है, वर्टिकली वो सेंटर में आ रहा है। तो मुझे ज़रा बताएँ, ऑब्वियसली इसकी पोज़ीशन यही होनी चाहिए जो कि यहाँ पर है। ठीक है? हॉरिजॉन्टली एंड पे है, वर्टिकली ये सेंटर में है। अगर इसी एलिमेंट को, इन्हीं 3 बटन्स को मैंने, आपसे क्वेश्चन है, अगर इन्हीं 3 बटन्स को मैंने यहाँ पर लाना होगा, यहाँ पर लाना होगा तो मैं क्या करूँगा बताएँ ज़रा? अब आप मुझे इसका आंसर देंगे कि ये जो इस राइट साइड पर नज़र आ रहा है ना, वर्टिकली सेंटर में है और हॉरिजॉन्टली ये राइट साइड पर है। तो अगर इसको उठा के मैं यहाँ पर लाना चाह रहा हूँगा, तो फिर मैं क्या करूँगा? ये रो क्या चीज़ है अब्दुल बासित कुरैशी? क्या बात है जी! रो बताएँ जी इनको क्या है रो? ये वो रो जो पीने वाली नहीं होती, गन्ने वाली रो, ये वो रो है। पिएँगे, आपकी गर्मी खत्म हो जाएगी। आपको थोड़ा वो अ, आपकी होश ठिकाने में आएगी। अब्दुल बासित कुरैशी क्या खूबसूरत क्वेश्चन पूछा यार आपने। रो क्या चीज़ है? क्वेश्चन तो बनता है वैसे। ऑब्वियसली ये रो ये कहाँ से आ गई रो?
इसको तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये रो ज़मीन से आई, आसमान से गिरी है, ये रो ये कहाँ से आ गई है? आपको बताते हैं अब्दुल बासित कुरैशी, जरा बच्चों को आंसर करने दें। फ्लेक्सिबल स्टार्ट ये कहाँ पर भाई? फ्लेक्स स्टार्ट किस, ये किसकी वैल्यू है? ये ज़रा डिटेल में बताओ ना। फ्लेक्स स्टार्ट कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट के अंदर या अलाइन आइटम्स के अंदर? तो बताएं जी कि ये जो फ्लेक्स स्टार्ट की वैल्यू है, ये मैं यहाँ पर लिखूंगा या यहाँ पर लिखूंगा? किस जगह पर लिखूंगा? जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, बिल्कुल ठीक आपने कहा जी। ठीक है, अब मैंने फ्लेक्स हॉरिजॉन्टली उसको स्टार्ट में लिख दिया, सॉरी वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो आपको आइटम्स नज़र आ रही हैं वो आपको मोस्ट लेफ्ट साइड पर नज़र। अब अगर मैंने इसको यहाँ पर रखना हो, अब आपसे फिर क्वेश्चन है, ये जो 3 बटन्स हैं इनको चलो मैंने यहाँ पर रखना हो, यहाँ पर इस कॉर्नर के अंदर कैसे लेकर जाऊँगा? अब आप बताओ ज़रा। इन 3 बटन्स को मैंने यहाँ पर कॉर्नर में अगर रखना होगा तो फिर वो कैसे होगा? अब ये सारे लोग बताएं जी, शाबाश। और ये मैंने प्रॉपर्टीज़ देनी किसको है? डिटेल में ज़रा बताना है, कोड को मैं आपके सामने नहीं लाऊँगा। आपने मुझे वैसे बताना है कि फ़लाँ एलिमेंट को ये प्रॉपर्टीज़ आप दोगे, तो ये जो आइटम्स हैं ये यहाँ फ़लाँ जगह पर शिफ्ट हो जाएँगे। अच्छा, और मैं अब्दुल बास उसको बता दूँ जी कि वो रो क्या होती है। एक्चुअली भाई आपने मेरे ख़्याल में कल वाली क्लास नहीं ली, अब्दुल बासित कुरैशी। रो जो है ना, एक्चुअली ये बिल्ट इन क्लास है बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर रो बिल्ट इन क्लास है। रो एक रो को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। एक्चुअली जब हम कोई भी वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो उसको रो वाइज डिज़ाइन करते हैं। आप अगर किसी भी फाइवर की वेब पेज की बात करें तो सबसे पहले उसका हेडर आएगा, वो रो में बनेगा। ठीक है, कोई भी वेब पेज हो, कोई भी दुनिया का वेब पेज हो, उसको आप रो वाइज डिज़ाइन करते हो। अगर ये स्ट्रीम यार्ड की ही बात करें तो इसमें ये वाली एक रो पहले आएगी। ठीक है, एक रो, ये दूसरी रो, इसी तरह तीसरी रो नीचे जाके। तो रो वाइज जब चीज़ें डेवलप होती हैं तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले एक रो क्रिएट करते हो, एक डिव बनाते हो, उसमें आप क्लास जब लिख देते हो रो की, तो फिर क्या होता है कि वो एक रो की तरह रिप्रेजेंट कर रही होती है। और 12 ग्रिड सिस्टम के लिए आप ये क्लास रो की इम्प्लीमेंट करोगे और उसके जो डायरेक्ट चार्ज हैं वो आपको ये वाले बनेंगे। अच्छा जी, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपके कमेंट्स देख लूँ ज़रा। बाकी भी बताएं जी, बाकी लोग भी 3-4 लोग हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट आप रखोगे फ्लेक्स। अगर मैंने अगर मैंने यहाँ पर शिफ्ट करना होगा तो जस्टिफाई कंटेंट होगा एंड, मतलब कि हॉरिजॉन्टली तो वो एंड पे होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। और अलाइन आइटम बॉटम, अलाइन आइटम बॉटम की कोई वैल्यू है ही नहीं भाई। ये जिया नाज जिसने कहा, जिस तरह का आपने पूछी, अलाइन आइटम्स बॉटम नहीं, इसके लिए भी वो फ्लेक्स एंड ही है। मतलब कि आपको ऑब्वियसली पता नहीं है इसलिए आप कह रहे हो, तो बिल्कुल ठीक है आपने जी। अगर मैंने इन 3 बटन्स को इस कॉर्नर में लाना होगा तो मैं सबसे पहले इसको फ्लेक्स एंड करूँगा। तो अलाइन आइटम्स को सेंटर की बजाय इसको भी फ्लेक्स एंड करूँगा, फ्लेक्स एंड। तो फिर क्या होगा, वो बटन जो है वो यहाँ पर नज़र आएंगे। ठीक है, फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स स्टार्ट ही करना है आपने। टॉप बॉटम की या लेफ्ट राइट की बात, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप बात नहीं करोगे। अगर इसको मैंने सेंटर लाना होगा, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर, इन 3 बटन्स को वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, फिर क्या होगा? अब ये बताएं ज़रा। अब बाकी लोग बताएं जी। माफरा सलीम आप बताओ, मलक इमरान साहब आप बताएं यार। मलक इमरान साहब तो बता रहे हैं। अब बासित यानी साहब बताओ यार, और नफीस आप बताओ। अब्दुल्ला सीब आप तो चुप ही कर गए हो, बताओ जी। सेंटर में लाना होगा तो कैसे होगा? अब ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको इसी तरह कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड पर टॉप, आपको लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, सेंटर में, वर्टिकली सेंटर, वर्टिकली लेफ्ट राइट, ठीक है, सॉरी वर्टिकली टॉप बॉटम, हॉरिजॉन्टली आपको लेफ्ट राइट करना पड़ेगा। यही सारे पॉसिबल सिनेरियोज होंगे, तो आपने इसी के थ्रू ही, इन प्रॉपर्टीज के थ्रू ही करना है। बिल्कुल, आप बताएं जी।
सेंटर में लाना हो तो कैसे होगा? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा, और बताएं बाकी भी। बताएं, शाबाश। सेंटर बोथ। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अलाइन आइटम सेंटर ठीक हो गया जी। क्या होगा कि वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि अलाइन आइटम्स जो है वो उसको भी सेंटर में, और जस्टिफाई कंटेंट उसको भी सेंटर में लाएंगे। अब क्या होगा कि आपके वो जो आइटम्स है वो सेंटर में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर मज़ीद बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, आप वो देख सकते हो इसमें। यहाँ पर W3 स्कूल पे जाओ। स्कूल पे यहाँ पर डिटेल में ये सारे वो कॉन्सेप्ट हैं। ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो आपने बस देखनी है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ये। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन से मुराद के वो जो आइटम्स हैं वो रो वाइज आप उसको उनको अरेंज करना चाह रहे हो, या कॉलम वाइज, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। और उसके बाद ये फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आइटम्स हैं वो वर्टिकली अलाइन है, ठीक है, कॉलम वाइज। आप इसको रो वाइज भी कर सकते हो, रैप के थ्रू भी कर सकते हो। रैप से मुराद के ऑटोमेटिकली वो आपके जो यहाँ पर आप देखोगे ना रैप, फ्लेक्स बॉक्स रैप, तो ऑटोमेटिकली वो जो आपकी यहाँ से स्क्रीन साइज कम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये देख रहे हो कि वो एडजस्ट हो रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये फ्लेक्स बॉक्स रैप के थ्रू स्क्रीन साइज ज़्यादा होगा तो नीचे से आइटम्स उठ के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी आपने ये भी देखनी है। और उसके अलावा फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपने उसमें ये फ्लेक्स फ्लो से मुराद ये है कि रो वाइज भी होगा और रैप भी होगा। मतलब जिस तरह ये अब रो वाइज अब ये आइटम सारी देख, ये सारी जस्टिफाई कंटेंट हमने इसको देख लिया, ये सारा। और ये अलाइन आइटम्स ये भी हमने देख लिया। ठीक है, और अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, और फ्लेक्स लाइंस, ये मज़ीद चीज़ें हैं जी। अब ये देखिएगा लाजमी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, सारी बड़ी डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और क्वेश्चन हुआ तो पूछिएगा, और हम लेक्चर एंड करते हैं। अब आपके ज़िम्मे क्या है वो मैं आपके असाइनमेंट सब आपको बता दूंगा। एक चीज़ में रखिएगा, आपके अब लॉन्ग असाइनमेंट आने वाली है, उसमें आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है अपना। आप सब लोगों ने अपना अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। 1 पेज पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए यूजिंग बूटस्ट्रैप। ठीक है, HTML एंड CSS। उसमें क्या होगा, एक जो पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है उसमें क्या होता है, उसमें आप लोग अपनी स्किल्स मेंशन करते हो, अपने बारे में बताते हो, अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हो, टीम के बारे में बताते हो। ठीक है, तो अपने बारे में बताते, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। उसका जो टेम्पलेट है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। लेकिन एक पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर आप क्या करते हो, आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हो कि आप क्या करते हो, क्या स्किल्स हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, टीम कौन सी है, ठीक है, स्किल्स क्या हैं, तो वो सारा कुछ आप बताओगे। बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये असाइनमेंट नहीं है। आप सारे लोग फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो, आपको क्लाइंट से आके अगर पूछता है जी हाँ मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, आप अगर स्टार्ट में होंगे तो हर क्लाइंट पूछेगा, वो क्यों आप पे एतबार करें अगर आपका एक रिव्यू भी नहीं है, आपने एक प्रोजेक्ट भी नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ओबियसली वो आपसे कहेगा मुझे बताओ कि आपने कितना काम किया है, मुझे पोर्टफोलियो बताओ। पोर्टफोलियो तब आप या तो वर्बली बताओ जी कि मैंने फेसबुक मैंने बनाई हुई है, ट्विटर मैंने बनाई हुई है, बोलने से आप जो मर्जी कह लो, लेकिन प्रूव क्या होगा। ठीक है, आपको अगर वेबसाइट बनाई होगी आपने, उसमें आप हाँ, आपकी ऑनलाइन अगर प्रेजेंस होगी तो आपका क्लाइंट जो है ना वो कन्विंस होगा, वो कहेगा हाँ यार बंदा वाकई कोई काम करने वाला है। अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट मेंशन किए होंगे वहाँ पर तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, आप कोशिश करो कि यार लोगों के लिए फ्री में काम कर दो स्टार्ट में। अगर लोकली कोई भी आपको शॉपिफाई आता है, आपको पता है कि कितना टाइम लगता है, एक दिन लगता है, आप किसी के लिए फ्री में काम कर दो, उसका फीडबैक ले लो, उसका वीडियो फीडबैक ले लो, वो आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट में लगा दो, जिसमें वो आपका नेम लेकर कह रहा हो जी कि इस बंदे ने इतना मेरे लिए काम किया है, मैं इससे इतना सेटिस्फाई हूँ। यकीन माने कोई भी बंदा, कोई भी क्लाइंट नया आएगा, वो आपसे वो कभी भी वो आपसे ये नहीं पूछेगा हाँ भैया आप मतलब कि ये इस तरह काम करने से ये है कि वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसा काम करिएगा, फ़ायदा होगा। ठीक है? पोर्टफोलियो वेबसाइट आप में से हर बच्चे ने बनानी है।
ये ईद से बाद मैंने आप में से हर बच्चे के पास वो पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए। एक दिन अय्याशी कुटें ईद की, घूमें-फिरें, जो मर्ज़ी करना है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठीक है? लेकिन उसके बाद साथ में ये वाला काम भी कर लें। ये मैं असाइनमेंट आपको आज अपलोड कर दूँगा, वो टेम्पलेट आपसे शेयर कर दूँगा, ठीक है? वो तो है लॉन्ग टर्म, लेकिन आज के लिए असाइनमेंट क्या होगी, आपने भई वही वेब पेज जो है पियोनियर का, वही आपने फेसबुक का और वही गूगल का आपने जो पेज है, वो आपने रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाना है, ठीक है? रिस्पॉन्सिव वेब पेज इन इन 3 पेजेज़ को आपने रिस्पॉन्सिव बनाना है बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप एंड फ्लेक्सबॉक्स और उसके बाद आपने उसको लाइव करना है डब्ल्यू3 स्कूल के ऊपर। स्टिल बच्चे हैं जो वो अभी वैसे ही काम कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर रहे हैं, इससे फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपका काम देख नहीं पाऊँगा। कितने लोग कहते हैं जी कि ईद के बाद तक आपकी वो जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वन पेज वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जो कि एचटीएमएल सीएसएस और बूटस्ट्रैप के थ्रू ही बनाई जाए। कितने लोग कहते हैं कि ईद के बाद वो रेडी होगी, जिसमें क्या करना है, एक हेडर होगा, उसके नीचे कोई एक स्लाइडर टाइप की चीज़ चल रही होगी, उसके बाद आपकी फ़ोटो लगी होगी साइड पे और साथ में आप अपने बारे में बताओगे अबाउट मी, आप क्या करते हो और उसके बाद नीचे एक वर्ज़न होगा स्किल्स के बारे में, उससे नीचे आप बता दीजिएगा प्रोजेक्ट्स जो आपने किए होंगे वो बस आपने वो एक कार्ड्स के थ्रू कर देना इम्प्लीमेंट। बूटस्ट्रैप का जो कार्ड्स का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आप टीम मेंशन करो और फूटर बनाओ। कितने लोग कहते हैं कि ये काम हो जाएगा? बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को यूज़ करना है। इस काम के लिए बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को यूज़ करना है। बताएँ जी, अगर ये काम आप कर लोगे तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। आप चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, चाहे आप डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे आप कोई एसईओ कर रहे हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट हर एक को चाहिए होती है। हर एक फ्रीलांसर को पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए होती है अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए, ठीक है? तो ये आपकी प्रोडक्ट भी होगी, असाइनमेंट भी होगी, ठीक है? आप असाइनमेंट करोगे, आपकी ये चीज़ें कवर भी हो जाएँगी। ये सारी बूटस्ट्रैप और एचटीएमएल, सीएसएस ये सारी चीज़ें सीख भी जाओगे, आपके पास एंड पे एक प्रोडक्ट भी होगी, ठीक है? उसको आप रियल टाइम पे यूज़ भी कर सकोगे, ठीक है? तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हम में से हर बच्चे ने ये काम करना है, ठीक है? बाकी कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा और जो बच्चे अभी तक जिन्होंने बहुत पीछे हैं, कोशिश करो कि पिछला सारा कुछ छोड़ो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जिन्होंने अभी तक बूटस्ट्रैप नहीं किया होगा या वो पिछले लेक्चर्स कवर नहीं किए होंगे। अगर आपके पिछले लेक्चर्स कवर नहीं हैं, आप उनको छोड़ो, सिर्फ़ बूटस्ट्रैप से स्टार्ट करो। डायरेक्ट बूटस्ट्रैप से स्टार्ट करो और बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को यूज़ करके ही आपने काम करना है, ये आपको रिकमेंडेड है। और ऐसा नहीं करना है जी कि मैं नहीं करूँगा बूटस्ट्रैप को यूज़ और ये बूटस्ट्रैप एक अच्छी चीज़ है, आपका जो डेवलपमेंट टाइम है वो कम होता है, डेवलपमेंट स्पीड आपकी बढ़ती है। तो बूटस्ट्रैप को ही यूज़ करें, पिछली क्लासेस अगर नहीं ली तो उसको स्किप करें, अगर टाइम बचे तो आप उसको देख भी लो और डायरेक्ट आप उसको स्टार्ट करो। ऐसा ना हो कि आप पिछली चीज़ों को लगते रहें और ये चीज़ आपके मिस हो जाए। अपना ख़्याल रखिएगा और कल के लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।